नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। कल बजट के दिन की उठापटक, आज भी बीच-बीच में बाजार डरता रहा, डराता रहा, लेकिन अंत में थोड़ा हल्के-फुल्के नुकसान के साथ निकला है। तो अब क्या लग रहा है, बजट की घटना पूरी हो गई या इसका कुछ थोड़ा लंबे समय तक टिकने वाला असर या कहें दर्द रहने वाला है? जी रवि जी, अभी बजट के 1-2 दिन पहले हमारा डिस्कशन हुआ था और मैंने अपनी समझ एक्सप्लेन की थी। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतने अच्छे से दिमाग पढ़ा होगा मैंने। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों के सही होने पे एक्चुअली दुःख होता है। तो ये मेबी वो वन ऑफ दोज़ फ़ोरकास्ट है जिस पे मुझे एक्चुअली दुःख हुआ, वैसा मुझे करना नहीं चाहिए था। सोचना ही नहीं चाहिए था, शायद नहीं होता। लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है? मैंने आज के डिस्कशन को नॉर्मली हमारा आज का डिस्कशन 2 पार्ट में रहता है। पहला हम मार्केट लेवल्स जाते हैं और उसके बाद स्टॉक्स जाते हैं। चूँकि बजट एक बड़ा इवेंट दे के गया है इस बार, तो मैंने अपने तरफ से 2 अलग से ऐड किए हैं, जिसमें पहला मैंने बजट फ़ोकस पे जो मेरा व्यू है, एक वो बताऊँगा और उसके अगेंस्ट में जो ओवरऑल पोज़ीशनिंग होगी अब हमारी ना इक्विटी की, वो सेकंड सेगमेंट में बताऊँगा। उसके बाद जैसे आप लेवल्स और स्टॉक्स हैं वो लेके जाएँगे। तो पहला सेक्शन में मैं बजट से मेरी क्या रीडिंग है और मैं क्या समझता हूँ, वो जनरल बताने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है, मानना है कि बजट मैंने पूरे अच्छे से सुना। तो जो इंटरिम बजट आया था वहाँ से ग्रोथ ओरिएंटेड रहने के चांसेस थे और हैं। उस पे कोई मुझे सवाल डिस्कशन नहीं है। वो ग्रोथ के लिए अभी भी पूरे बजट का प्लान दिखता है। लेकिन मुझे जो ये बजट सुन के शुरुआत से ही लगा कि ये बजट पूरे तरीके से इलेक्शन के आउटकम या इलेक्शन में क्या काम नहीं किया, उसके टोटली फ़ोकस्ड मुझे दिखा। तो पहला जॉब क्रिएशन का मामला उठा, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था कि 2030 तक करीब-करीब 78.5 लैक्स जॉब्स आपको पर एनम क्रिएट करने होंगे, जॉब क्रिएशन के हिसाब से। पिछले 10 साल में मैंने कभी ऐसा सरकार को कहते नहीं सुना कि जॉब क्रिएट नहीं हुआ है। जॉब क्रिएट हुआ है, हर बार बोला गया, लेकिन अभी भी जॉब क्रिएशन अगर इश्यू है और सरकार कहती है कि 5.1 करोड़ जॉब अगले 5 साल में क्रिएट किए जाएँगे, तो क्या ये नंबर्स होंगे या एक्चुअली ग्राउंड पे दिखेंगे? क्योंकि पिछली बार ग्राउंड पे नहीं दिखे, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से मुझे लग रहा है। दूसरी चीज़, उस दिन भी डिस्कस किया था ये मैंने कि केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स को गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैंने किया, वो करीब-करीब 8% सीएजीआर के आसपास पिछले 3 साल, 4 साल का रहा। प्राइवेट सेक्टर का लेस देन 7% सीएजीआर केपेक्स का रहा है। तो अब ये कहती है कि बेटॉन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए और वहाँ से कैपिटल फॉर्मेशन यानी एसेट क्रिएशन होना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि गवर्नमेंट, जैसा मैंने पहले भी बोला, कंजम्पशन पे ज़्यादा फ़ोकस करेगी। जो आपका रूरल सेमी अर्बन इंडिया है, उधर कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा तीसरा नहीं, ये चौथा हो गया। चौथा ऐसा है, मुझे ये पूरे बजट के आधे घंटे में यही लगा कि 5 साल गवर्नमेंट चलाने के लिए जो हमारे मेजर एलाइज़ हैं, उनको क्या करना है, उनके लिए क्या करना है, पूरा मुझे वहाँ फ़ोकस दिखा। बिकॉज़ बिहार, असम एंड आंध्रा, मेन ये सुनने को मिला बिहार, आंध्रा, बीच-बीच में असम। तो मुझे नहीं समझ में आया कि इन दोनों को इतनी ज़रूरत है स्टेट्स को, तो झारखंड ने क्या पाप किया है जिसके पास इतने मिनरल रिसोर्सेज़ हैं, जहाँ पे उनको भी कुछ हेल्प करनी चाहिए थी। तो तीसरा चौथा हो गया, पाँचवाँ टैक्स रिफ़ॉर्म। देखिए, टैक्स रिफ़ॉर्म जो है होने चाहिए, टैक्स का सिम्प्लिफ़िकेशन होना चाहिए। लेकिन अगर ये धारणा है कि जहाँ पे अच्छे पैसे बन रहे हैं, वहाँ से टैक्स लेते जाओ, तो ये टैक्स का कल्चर जो है वो डायरेक्शन सही नहीं है। मैं समझाऊँगा इसको, बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ। देखिए, हमारा पेट्रोल डीज़ल पे टैक्स बढ़ा, अभी भी ₹100 पे पेट्रोल डीज़ल खरीद रहे हैं। कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जस्टिफ़िकेशन क्या था? ऑयल प्राइस, ऑयल बॉन्ड्स हैं, उनका इंटरेस्ट पेमेंट है, बहुत कुछ है, उसके लिए प्राइस बढ़ा के रखना पड़ेगा। क्या ये कभी वापस टैक्स रिवर्सल देखा जाएगा? मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे कैपिटल गेन्स का टैक्स जो बढ़ाया गया, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आना चाहिए। इसके लिए ऑफ कोर्स आपको खर्चे मीट करने हैं।
यहाँ से आपने रियल स्टेट का लॉन्ग टर्म का इंडेक्सेशन हटाया, वहाँ का टैक्स रेट कम किया 12.5% पे, आपने लॉन्ग टर्म को अलाइन कर दिया। शॉर्ट टर्म को 15% से उठा के आपने 20% कर दिया। क्यों? क्यों? जब मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी को सुना आज शायद सीएनबीसी पे चल रहा था, मैं सुन रहा था। एक कंपैरिज़न जो ये था कि जब हम एमएसएमई से हम 20% का टैक्स ले सकते हैं, तो क्या इक्विटी वाले 12.5% का टैक्स नहीं दे सकते हैं? सर 12.5 नहीं, आप 20% लीजिए। लेकिन एमएसएमई का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट में उनको काफ़ी रियायत भी है, उनको काफ़ी सपोर्ट भी है। तभी जाके वो फ्लॉरिश करते हैं और उनको आप 20% पे टैक्स करते हैं। इक्विटी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या तो नहीं होना या कम होना एक इंसेंटिवाइजेशन है इस प्रोडक्ट को फ्लॉरिश करने का। अगर ये टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म या टैक्स कलेक्शन प्रोडक्ट है, तो फिर पूरा 20% टैक्स होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इंसेंटिवाइज करेंगे, लोग आपको बार-बार आके टैक्स देंगे। एक क्रूड एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि एक बच्चे से आपने ₹10 का बॉल छीन लिया। वो दोबारा आपके पास बॉल लेके दिखेगा भी नहीं खेलने के लिए, आपको एक बार ₹10 की कमाई होगी। उस बच्चे को आप ₹1 की चॉकलेट दो और उसके अगेंस्ट में ₹10 का बॉल रिक्वेस्ट करो, वो आपको ला के देगा, बार-बार ला के देगा, क्योंकि उसके पास ₹1 का एक चॉकलेट का इंसेंटिव्स है। आप एक बार ₹10 नहीं कमाओगे, हर बार ₹9-9 कमाओगे। टैक्स एक इंसेंटिव्स के फॉर्म में आ जाता ना, तो वो ज़्यादा बेहतर था इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग दिस वे। और अगर ये खर्च मीट करना है, जो कि अभी आउटले जा रहा है आंध्रा पे और बिहार पे जो जा रहा है 26,000 करोड़, 15,000 करोड़, पता नहीं 5 साल में कितने हज़ार करोड़, लाख करोड़ जाने वाले हैं। इसके लिए अगर पैसा चाहिए था, तो आई डोंट थिंक इक्विटी या रियल एस्टेट जो भी है, ये यूज़ होना चाहिए था। इतना ऑब्सीन वैल्यूएशंस है पीएसयू कंपनीज़ का, 70-75 लाख करोड़ का आपका मार्केट कैप है। 5% भी डाइल्यूट करेंगे इस लेवल पे 3.5 लाख करोड़ से ऊपर मिलेगा, 10% पे 7 लाख करोड़ मिलेगा। मार्केट गिरेगा, वही वैल्यूएशन आधा हो जाएगा क्योंकि खोखला है, वैल्यूएशन इतना होना नहीं चाहिए। वही चीज़ आधे दाम में खरीदे जा सकते हैं। बॉन्ड प्राइस डेट पे भी खरीदेंगे 7% पे भी, तो भी उस समय वो फ़ायदेमंद सौदा होता। जो टैक्स से कलेक्ट करना मुझे नहीं समझ में आया, जबकि आपके पास टैक्स इंसेंटिव्स का मौका था। आपके पास मीन्स थे कि आप उस गैप को मीट कर सकते थे। कितना 20 लाख करोड़ का होगा रफली डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, 7 लाख आ जाता था, 30-35% आ जाता था। ये टैक्स का कल्चर मुझे समझ में नहीं आया और मुझे ऐसा लगता है, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं कि एलटीसीजी अब नहीं बढ़ेगा, जो होना था हो गया। अगर सिंप्लीफिकेशन अगले 6 महीने चलना है, तो एसटीसीजी जो रियल एस्टेट का है, वो स्लैब रेट पे यानी मार्जिनल टैक्स रेट पे रखता है। तो क्या शॉर्ट टर्म हमारा 30% पे जाने वाला है? ये एक सवाल है। एनीवेज़ नेक्स्ट मुझे ये लगता है कि अगला 5 साल तक अब हमें तैयार रहना चाहिए कि बजट ऐसा होगा जो कि बैलेंस करेगा ग्रोथ और 5 साल गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या ज़रूरत है, उन दोनों के बीच में एक अच्छा या जनरल इलेक्शंस 2029 के लिए क्या प्रिपरेशन किस तरह से करना है, दोनों में एक बैलेंस दिखेगा मुझे। नेक्स्ट मुझे जो देख के लग रहा है, जितने भी प्रीमियम, लग्ज़री, एचएनआई, अफ्लुएंट ये सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ से तैयार रहें और एडिशनल टैक्स बर्डन आ सकता है। मेरा ऐसा अंदाज़ा है इस बारी की रीडिंग से, सही-गलत मुझे पता नहीं, जो रीड कर पा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जिस तरह से कलेक्शन बढ़ रहे हैं, टू सपोर्ट जो एडिशनल एक्सपेंडिचर्स आने वाले हैं एलाइज़ के लिए, लाख, 2 लाख करोड़ बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। मेरी ये समझ है, कि ये बजट में ग्रोथ है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो टैक्स की टिंकरिंग है, उसको बड़े आराम से, बड़े पॉज़िटिव तरीके से मैनेज किया जा सकता था। गवर्नमेंट जो करे सब सही है, टैक्स तो मैं भी पे करता हूँ, ज़रूर पे करूँगा। लेकिन जो तरीका है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ही इस बजट से मुझे थोड़ी निराशा है। तो जी। बजट वाला सेक्शन इतना ही है राजीव जी। तो अगर बजट में इस बात को लेकर के निराशा है कि टैक्स का तरीका ठीक नहीं है, तो मतलब इसको और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता था? आज सुबह देवेंद्र चौकसी जी से मेरी बात हो रही थी इसी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो वो कह रहे थे कि टैक्स देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल के बीच में आप 2 तरह के सिस्टम हमें दे रहे हैं, वो दिक्कत है। मतलब लोग क्या डायरेक्शन के बारे में आश्वस्त होना चाहते हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि भाई आप हमें मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं या टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने का एक ज़रिया मानते हैं?
ये पहले अपनी सोच साफ कर दीजिए। आप दोनों में से जैसा चाहेंगे वैसा फिर हम लोग जी लेंगे। क्या ये मतलब है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। आप मेरे से सामने से बोलिए कि मुझे टैक्स चाहिए, टैक्स देंगे, लेकिन उसको जस्टिफाई ऐसे नहीं करे राजीव जी। 17,500 रुपए 1 साल के बचेंगे, इतने जोर से आप बोल रहे हैं। महीने का 2,000 रुपया नहीं होता है। 2,000 रुपया में क्या होता है? दिन में 1 घंटे का खर्चा निकलेगा क्या? मतलब किसी चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए, इतने सीनियर लेवल पे क्या बताएँगे अब हम? जी। लेकिन अब दूसरी तरफ सरकार के नज़रिए से भी आप देखिए ना कि भई इतनी बड़ी आबादी में डायरेक्ट टैक्स, वैसे एक गरीब से गरीब आदमी भी नमक भी खरीदता है तो टैक्स सरकार को जाता ही है, वो अलग बहस है या वो अलग मुद्दा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के मामले में अ, हमारे पास कितने लोग हैं? लगभग अलग-अलग आंकड़े आते हैं, लगभग मोटा-मोटी मान लीजिए कि 2 करोड़ लोग असल में टैक्स देते हैं। बाकी सब तो या तो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं या मतलब रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत उनको पड़ती भी है तो भी निल टैक्स हो जाता है। तो सरकार मतलब किस लिमिट तक टैक्स छूट देगी उसकी भी एक सीमा है। अभी वैसे ही न्यू टैक्स रेज़ीम में अगर आप देखें तो 7 साढ़े 7 लाख रुपए तक तो वैसे ही निल टैक्स हो जाता है। 7 लाख रुपए का मतलब आप महीने में सोच लीजिए कि भई लगभग 60,000 रुपए महीने जिसकी कमाई है, वो सरकार को ₹1 टैक्स ना दे। तो सरकार का भी जो अपना एक लॉजिक है कि भई हमारा टैक्स बेस बढ़ना भी चाहिए, सबको छूट भी चाहिए, निल टैक्स रेट भी चाहिए, सब चीज़ें कैसे होंगी एक साथ? जी, यही तो प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट टैक्स पे करने वाली जनसंख्या कितनी है? अगर डायरेक्ट टैक्स पे करने वाली जनसंख्या 140 करोड़ का बर्डन लेके नहीं चलेगी ना, उसके पीछे आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेज़ है, वहाँ से भी पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 30% टैक्स देते हैं, है ना? आप इनडायरेक्ट टैक्सेज़ लगा लें, 40-45% के ऊपर 50% के नीचे कहीं नहीं गया है, जो जीएसटी वगैरह सब पे होता है। तो टैक्स कलेक्शन का बर्डन पूरा जितना कमाने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिजनेसमैन जो बड़े किसान हैं, किसान भी कम नहीं कमाते हैं। आप पंजाब वगैरह के किसान को देख लीजिए, उनके सामने तो हम बैठ भी नहीं पाएँगे। सब जगह टैक्स होना चाहिए जो पैसा कमाते हैं, सिर्फ सैलरीड क्लास ही क्यों हो और बिज़नेस क्लास ही क्यों हो? मेरा ये क्वेश्चन है। रही बात मैं वो नहीं कह रहा राजीव, दूसरी देखिए आप टैक्स रिलैक्सेशन की बात करें, हर 10 साल में आपका कॉस्ट डबल हो रहा है। इन्फ्लेशन 7% है, तो हर 10 साल में आपका कॉस्ट डबल हो रहा है। तो रिलैक्सेशन भी तो आपका कुछ डबल होना चाहिए, डबल नहीं तो कम से कम उसका 50% 60% तो कॉम्पेंसेट करना होगा ना। बाकी चीज़ें इंक्रीमेंटल सैलरी लेके आएगा। लेकिन जो छूट भी आप दे रहे हैं, वो कॉस्ट के लिए ही दे रहे हैं ना, क्यों हम टैक्स स्लैब ऊपर रखते हैं कि हाँ, चलो एक बेसिक तुम्हारा खर्च देख लिया जाए। लेकिन हर 10 साल में आपका कॉस्ट डबल हो रहा है। अगर एजुकेशन और मेडिकल इन्फ्लेशन लगा दें, तो हर 7 साल में आपका कॉस्ट डबल हो रहा है। हर 7 साल में कॉस्ट डबल हो रहा है। तो फिर रिलैक्सेशन अगर देना है, तो कोई मीनिंगफुल रिलैक्सेशन हो। मैं आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए। यहाँ से आप एक बार ही 10 लाख का टैक्स फ्री कर दीजिए। जो कंजम्पशन ये ड्राइव करेगा ना, जो आप वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, जो टीवी खरीदेंगे, जो आप एसी खरीदेंगे, जो आप कार खरीदेंगे, जो आप बाइक खरीदेंगे, आपको इतना टैक्स लाके देगा ना, कि आप भूल जाइए उतना आप डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट कर सकते हैं। इतना बड़ा आपका स्ट्रैटा तैयार हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सोच की है, यहाँ पे मुझे दिख रही है। हाँ, ठीक है, मैं अपने लेवल से बात कर सकता हूँ, गवर्नमेंट की अपनी परेशानियाँ हैं, अपने तरीके से उनको देखना है, एग्री करता हूँ, डिसएग्री नहीं करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा इस बात पे अडिग रहूँगा राजीव जी कि टैक्स को आप अगर इंसेंटिवाइज़ करके लेंगे, किसी को पिंच नहीं करेगा, आपको डबल देगा। लेकिन आप पॉकेट से निकाल के लेंगे तो मजबूरी में देगा ही, कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो पिंच करेगा। जी। तो ये पिंच करने वाली बात इस समय बाज़ार में दिख रही है। लेकिन फिर जो मैंने आपसे समझना चाहा कि अच्छा ठीक है, इसका दर्द कितने समय तक रहने वाला है? दर्द नहीं रहेगा। मार्केट गिर रहा है क्या? कोई दर्द नहीं रहेगा। मायूसी रहेगी, क्या दर्द रहेगा? हम कमा रहे हैं तो उसमें हम 2.5% एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं कैपिटल गेन, दे सकते हैं। बात कॉस्ट की नहीं है, बात एक प्रिंसिपल की है कि उस प्रोडक्ट का बेसिक फिलॉसफी क्या है, वो पर्पस डिफीट हो रहा है। कोई दर्द नहीं है, हम 15 देते थे 20। अब मान लीजिए कि मैंने सबको रिक्वेस्ट किया है कि आ जाइए वीडियो पे भी बताना है सब कुछ। सबके लिए जो कमाता था अब मुझे 50 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा या मे बी 75 बेसिस पॉइंट उनके लिए एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। वो मेरी थोड़ी-सी मेहनत बढ़ेगी। क्या मैं मेहनत नहीं बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए ना राजू जी, आप माँगेंगे सपोर्ट ना, कोई बढ़ के डबल सपोर्ट देगा। लेकिन ये अगर आप उसको एक पेनफुल चीज़ बना देंगे ना सपोर्ट छीनने के लिए, तो फिर तकलीफ होती है। तो कोई पेन नहीं है, हम कल भी टैक्स देते थे, आज भी बढ़ के देंगे।
लेकिन अगर इंडस्ट्री के सब हम पार्टिसिपेंट हैं, तो अपनी बात रखने के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि दर्द कुछ नहीं है, आपने कह दिया कल से टैक्स बढ़ गया, हमने कल से शुरू कर दिया, जो भी है। अब जो भी बुकिंग होगी नया टैक्स पे होगी और उसके लिए एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। लेकिन द वेरी पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ बीइंग डिफीटेड, दैट्स द पॉइंट। जी, बिल्कुल। तो इस बजट को देखने के बाद कहीं सेक्टोरल एलोकेशन में फेरबदल, कुछ बदलाव कहीं पर? हाँ, रही जी। अब मैं आपको पूरे मार्केट पे इस चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ और सेक्टर का फेरबदल भी है, वो भी बताता हूँ। उसके पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि अब मैं रीएलोकेशन शुरू कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे कैश रिलीज़ कर लिया था बजट के पहले, उसकी रीएलोकेशन भी करूँगा, खरीदारी करूँगा, कुछ कैश भी बनाऊँगा, बताता हूँ कैसे। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि जो वैल्यूएशंस हैं ना, वैल्यूएशंस करंट लेवल जो जितने वैल्यूएशंस हैं, ये करंट लेवल ऑफ मार्केट के लिए वेरी सपोर्टिव नहीं है। ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। लेकिन मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए। वैल्यूएशन बहुत सपोर्टिव नहीं है, लेकिन मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़, रिज़ल्ट सीज़न शुरू हो गया है, इसमें क्या हो रहा है, बड़े ही उथल-पुथल जैसे रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है जी। एक ही सेक्टर में मान लीजिए एक ऑटो एंसिलरी ले लेते हैं, एक का दिख रहा है कि पूरा सेल्स से लेके नेट प्रॉफिट तक सब 5-7% डाउन है। एक का दिख रहा है सेल्स 5% ऊपर है, बाकी सब एबिटा, नेट प्रॉफिट सब 10% 5% डाउन है। किसी का दिख रहा है कि सेल्स फ्लैटिश है, नहीं हो सेल्स नहीं हो रहा है, प्रॉफिट अप मूव अप हो रहा है। तो बड़े ही खिचड़ी टाइप का ये इस बारी ये निकल के आ रहा है, ये रिज़ल्ट। मुझे ये रिज़ल्ट समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये रिज़ल्ट मैं ठीक मान के नहीं चल रहा हूँ। ये उथल-पुथल करेगा, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है म्यूचुअल फंड्स के बाद कि आप देखिए बजट के दिन ही गिरा, बजट के दिन ही बाज़ार उठ के फिर छप्पर-फाड़ मिड कैप, स्मॉल कैप आपके हो गए हैं। लिक्विडिटी आपके इस बाज़ार को ड्राइव कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे जो समझ में आ रही है, अब डर ये लग रहा है कि क्या ये ईपीएस कहीं डाउनवर्ड रिवाइज़ तो नहीं कर देंगे ईयर एंड में जाते-जाते? ये बहुत बड़ा डर मेरे मन में बैठ गया है इस बार का रिज़ल्ट का शुरुआत का। अब इसको पुख्ता करने के लिए मुझे रिज़ल्ट का एंड देखना पड़ेगा। तो रिज़ल्ट का एंड कैसे होता है वो तो अभी हम जुलाई में हैं, अगस्त तक ही समझ में आएगा। लेकिन नेट-नेट मामला ऐसा है कि यहाँ से पोर्टफ़ोलियो का पोज़ीशनिंग बहुत ही केयरफुली करना होगा बिकॉज़ जितने भी हाई पी स्टॉक्स हैं, अगर ईपीएस डाउनवर्ड रिवाइज़ हुआ, एफवाई 25 ना होके भी अगर 26 का भी डाउनवर्ड रिवाइज़ हुआ 1350 के नीचे तो झटका बड़ा लग सकता है, पहला। दूसरे 2 पॉइंट हो गए। अब ये बजट के बाद मैं जो अपने क्लाइंट पोर्टफ़ोलियो में पहला चेंज करूँगा, वो लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म का रेशियो बढ़ाना पड़ेगा अब मुझे। पहले मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म भी एक्सपोज़र थोड़ा ज़्यादा रखता था बिकॉज़ मार्केट में गेन हो जाता था, तो अगर कहीं 40-50% गेन हो गया है, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफ़िट बुकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं लगती थी। लेकिन मार्केट जिस लेवल पे है, यहाँ से अब पोर्टफ़ोलियो जो मैं बनाऊँगा, री-एडजस्ट जो करूँगा सारे लोगों का और जो मेरे को सबका सजेशन भी मैं यही दूँगा कि लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म का रेशियो बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट यहाँ से एक और चेंज करने वाला हूँ मैं जो कि सबको सजेस्ट करूँगा इसके अगेंस्ट जो अब लेटेस्ट सिचुएशन है इसके अगेंस्ट करना चाहिए। यहाँ से जो टाइम टेस्टेड स्टॉक्स हैं आपके पास, जिनके वैल्यूएशन रीज़नेबल हैं, जिनके प्रॉफिटेबिलिटी का इम्प्रूवमेंट आपको लास्ट क्वार्टर से दिख गया है, वैसे जगहों में आप एक्सपोज़र थोड़ा बढ़ा दीजिए। मान लीजिए वो 3% रखते थे, तो उसको 4 या 5% तक लेके जाइए। कारण कि वहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ है लेकिन कंपनी का ईपीएस ऐड हो रहा है, ईपीएस इम्प्रूव हो रहा है, तो उसके कारण से उसके वैल्यूएशन टाइम और प्राइस दोनों के हिसाब से करेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी नेट बढ़ रही है। मान लीजिए कि कहीं आपको 30% का करेक्शन दिखता है, तो वहाँ पे हो सकता है 10% पे ही करेक्ट करे। तो सेफ्टी नेट बनेगा इसलिए अब जो आज का एडजस्टमेंट मैं करूँगा, उसमें एक्जिस्टिंग स्टॉक्स में जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं लेकिन मूवमेंट नहीं हुई है, वहाँ पे मैं एक्सपोज़र 4% 5% तक भी करने वाला हूँ, जो कि एक अच्छा तरीका मुझे लगता है। इसके बाद अब मैं जो सेक्टर्स की एडजस्टमेंट करने वाला हूँ, आप देख ही रहे हैं बैंक्स की कितनी पिटाई शुरू हो गई है। पिटाई इसलिए शुरू हो गई है कि यहीं से 2 डाउट शुरू हो गए हैं। एक तो निम्स कॉम्प्रेस हो रहे हैं। दूसरा एसेट क्वालिटी का माइल्ड डिटेरियोरेशन शुरू हो गया है और इसके कारण से आपके बैंक्स रीप्राइस होंगे डाउनवर्ड्स। वहाँ पे खतरा है लेकिन वहीं अपॉर्च्युनिटी है। मतलब पहला सेक्टर जो फिर से बन के आता है स्टैगर्ड बाइंग का, वो बीएफएसआई का बन के आता है। ये
वहाँ पे मेरी पोजीशनिंग होगी। कंजम्पशन में मेरी पोजीशनिंग होगी, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से, बिकॉज़ मॉनसून ठीक जा रहा है, आपको रूरल इकोनॉमी, रूरल डिमांड इम्प्रूव होगी और जिस तरह से रूरल ग्रोथ फोकस भी रहेगा, वहाँ से भी कंजम्पशन आपका ड्राइव होगा। तो हमारा कंजम्पशन का बास्केट, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन फोकस जो है, वो बढ़ेगा। हमारे पोर्टफोलियो में उसका मैं वेट बढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट डिस्क्रिशनरी का मैं वेट बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि चाहे ना चाहे इनकम का बढ़ना तो तय है, चाहे वो आपका पर्सनल इनकम हो या कैपिटल गेन्स हो या किसी और बिज़नेस इनकम हो, किसी भी तरीके से हो, इनकम बढ़ेगा तो डिस्क्रिशनरी का मैं और भी यहाँ से एक्सपोज़र बढ़ा रहा हूँ आज से। ऑटो एंसिलरीज़, बिकॉज़ वो भी आपका कंजम्पशन का ही पार्ट होगा, तो मैं वहाँ पे भी एक्सपोज़र बढ़ाने वाला हूँ। पेपर प्राइसेज़ भी स्टेबल हैं, बढ़ ही रहे हैं। डिमांड भी आगे अच्छी रहने वाली है और पेपर एज़ अ पैकेजिंग प्रोडक्ट आपको काफ़ी हद तक प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट भी है। तो आने वाले समय में पेपर का डिमांड ठीक रहेगा, वहाँ पे मैं एक्सपोज़र बढ़ाने वाला हूँ। केमिकल्स, जैसे अभी एसआरएफ का मैंने रिज़ल्ट देखा, तो रिज़ल्ट्स तो ऐसे देखें तो बहुत एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं अगर वो समझें, तो शायद धीरे-धीरे डिमांड आगे आने के लिए आने को देखने को मिलेगा। तो केमिकल में भी सेलेक्टिव केमिकल्स में एक्सपोज़र बढ़ाऊँगा। थोड़े डिफेंसिव्स में ऐड कर रहा हूँ। फार्मा, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स, यहाँ पे जहाँ-जहाँ मुझे समझ में आती है, जहाँ-जहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़े अच्छे हैं, रिज़ल्ट अच्छे दिख रहे हैं। फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक में मैं एक्सपोज़र अभी बढ़ाने वाला हूँ। रिटेल में एक्सपोज़र और बढ़ाऊँगा, बिकॉज़ अगेन डिस्पोजेबल इनकम कॉन्सेप्ट। ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स का सेपरेट तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन रिटेल में ही जो प्लेयर्स हैं वो खुद ही ई-कॉमर्स का सहारा लेते हैं, बिकॉज़ आज की तारीख में तो आपकी सिर्फ़ जो आप शॉपिंग करते हैं मॉल्स में जाके, सिर्फ़ वही तो रह नहीं गया है। ई-कॉमर्स पे भी वही चीज़ें आपको बहुत सारी मिलती हैं, और सिर्फ़ रिटेल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, बाकी ई-कॉमर्स एक अब मेरा सेगमेंट होने वाला है जिस पे मैं फ़ोकस थोड़ा करने वाला हूँ। ये मेरे अ, आज से एडिशंस में जाएँगे। कम जो करने वाला हूँ, कैपिटल गुड्स में मैं एक्सपोज़र घटाना शुरू कर चुका हूँ और भी घटाऊँगा, क्योंकि अगर प्राइवेट कैपेक्स आना भी है, तो अभी उसका कोई वैसा सर्टेनिटी लग नहीं रहा है, और आएगा भी तो भी मान लेते हैं वैल्यूएशंस जिस लेवल पे आ गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे अभी पॉज़िटिविटी नहीं दिखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्जिन इश्यू रहेगा, वहाँ पे भी एक्सपोज़र घटा रहा हूँ। रियल एस्टेट ऑफ कोर्स, वैसे कह तो रहे हैं राजीव जी कि रियल एस्टेट का जो इंडेक्सेशन हटा के जो 20% का टैक्स को मैंने 12.5% कर दिया है, उससे आपको नेट टैक्स बेनिफिट होगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में एक्चुअली नहीं आई जब मैं अपने कैलकुलेशंस कर रहा था, तो मेबी और भी एक्सपर्ट से मैं बात करूँगा। मेरे हिसाब से तो हर 10 साल में आपका रियल एस्टेट, यानी आप मान लेते हैं एक रेज़िडेंशियल हाउस है, इसका हर 10 साल में तो आपका प्राइस डबल हो जाता है, कॉस्ट डबल हो जाता है। तो कॉस्ट डबल हो गया, इंडेक्सेशन बेनिफिट आप लेने जाएँगे, तो अगर प्राइस मान लीजिए 50 लाख का घर 1 करोड़ भी हो गया, तो आपका नेट टैक्स तो कुछ नहीं ही आएगा। लेकिन अब 50 लाख का 1 करोड़ हो गया, तो आपको 12.5% तो देना ही पड़ेगा। तो अब इस पे कितना किस टाइम फ्रेम में क्या बेनिफिट होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, रियल एस्टेट एज़ इन्वेस्टमेंट वाला जो मामला था वो तो डिस्करेज होगा। लेकिन अगर मैं अभी भी घर बेच के दूसरा घर खरीदता हूँ, सेक्शन 54 वाला शायद जो एप्लीकेबिलिटी होती है, वो तो वैसे भी रहेगी। तो अगर घर बेच के दूसरा घर खरीदना है 2 साल के अंदर या 1 साल पहले कुछ खरीदा हुआ है, तो मुझे अभी भी टैक्स का रिबेट है, टैक्स की राहत है। और अगर बनाता हूँ नया घर, तो 3 साल के अंदर उसमें भी टैक्स की राहत है, तो वहाँ कोई चेंज नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट एज़ एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू तो थोड़ा चैलेंज ज़रूर हो जाएगा ये डिसीज़न के बाद। पीएसयूज़ मैं टोटल बाहर रहने वाला हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे मुझे वैल्यूएशंस मैं तो जस्टिफ़ाई नहीं कर पाऊँगा, और जिस तरीके से जस्टिफ़ाई किए जा रहे हैं, मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं जम रही है। अगर वैसे वैल्यूएशन जस्टिफ़ाई करना है, तो जो किताब मैंने पढ़ी है, वो किताब को सिलेबस से हटा देना चाहिए। डिफेंस, रेलवे, इन सब जगह से मैं बाहर हूँ। इन सब के वैल्यूएशन आनन-फानन है। जो ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें लिक्विडिटी सपोर्ट होता है, जिसमें कोई भी बिज़नेस में आपको सब्सटेंस रहे या नहीं, उसमें कुछ भी बात चलती रहती है। मैं वहाँ से बिल्कुल दूर रहता हूँ। डिफेंस का 12% और 10% का सीएजीआर देके आप मुझसे 70% 60 टाइम्स और 70 टाइम्स पीई माँगते हैं, वो नहीं हो पाएगा। जब तक चल रहा है, चल रहा है। न्यूट्रल हूँ मैं आईटी और टेक्सटाइल्स पे। इस पे हो सकता है पार्शियल एंट्री अगर अच्छा खासा डाउनसाइड मिले तो मैं करूँगा, लेकिन अभी न्यूट्रल रखा है, इसमें कोई पोज़ीशंस ना है, अभी अभी नहीं है, बनाए नहीं है। ये मैंने नेट-नेट अभी सब एक्शन प्लान जो आज डिसाइड किया है,
जो मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ आज रात से। जी, तो ये मोटे-मोटे तौर पे बजट के बाद का सेक्टोरल एलोकेशन आपका। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं कि बाज़ार में इंडेक्स पर कहाँ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? क्या निफ्टी में मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि हमें कल जो बॉटम देखने को मिला बजट वाला, लगभग 24,000 का। मुझे ध्यान आता है आपने 24,000 24,100 के आसपास के लेवल्स पर ही ध्यान रखने के लिए कहा था कि वो टूटेगा तो उसके नीचे फिर और ज़्यादा डीप कट होगा। तो फिलहाल 24,000 बचा लिया बजट वाले अफरा-तफरी वाले माहौल में। अब आज भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज को इसने बचाने की कोशिश की है। हालाँकि दोजी कैंडल आज फिर से बनी हुई है। तो क्या करने जा रहा है निफ्टी ये? देखिए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मुझे क्लैरिटी नहीं लग रही राजीव जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें टोटल वेट एंड वॉच में चले जाना चाहिए। एक बार अपना पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट करके, बाकी जो भी कैश है उसको वेट एंड वॉच में जाना चाहिए, बिकॉज़ बैंक का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है, जिसके कारण निफ्टी पे भी बुरा असर हो सकता है। तो निफ्टी का अब किसी को फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना है ना, तो मेरे हिसाब से इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक 24,850 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज़ नहीं ले ले, टोटल स्टे अवे, कोई भी नया कैश, नया पैसा मत लगाइए। और 24,850 निकलता है तो आप जहाँ पे भी जो हमने सेक्टर्स डिस्कस किए उसके स्टॉक्स का बकेट लिस्ट रेडी रखिए और उसके बाद बनाइए, और नहीं तो थोड़ा इंतज़ार करते रहिए वेट एंड वॉच में। अगर 24,000 टूट गया तो ये मार्केट फिर आपका 22,000 के लिए तो ऑलमोस्ट रेडी है, 22 नहीं भी तो 23,000 के लिए तो कम से कम रेडी है। इसलिए अभी वो इंतज़ार करना चाहिए फ्रेश कैपिटल डालने के पहले। थोड़ा 50% इन्वेस्ट रहने में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज़ 24,000 या 24,850 ये दोनों के इधर निकलना बहुत ज़रूरी है फ्रेश कॉल लेने के लिए। उसके पहले मैं कोई फ्रेश कॉल नहीं ले पा रहा हूँ, बिकॉज़ आज इसका कारण बैंक है। आपको याद होगा मैंने निफ्टी बैंक का लो हमेशा डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। आज का लो देखिए 50,800, मैंने बोला है कि 50,800 के नीचे अगर क्लोज़ हुआ तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि फ्लैग ब्रेकडाउन तो आपको बता दिया था। और फ्लैग ब्रेकडाउन के हिसाब से 50,800 तक का भी टारगेट बता दिया था। लेकिन अगर यहाँ पे होता है, यहाँ के अगर नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि तकलीफ़ बड़ी है बैंक में, और इतनी बड़ी तकलीफ़ होगी कि फिर वो निफ्टी पे तकलीफ़ डालेगा। नहीं, इसलिए निफ्टी बैंक बैंक के में कारण आपने जो लेवल बताया सोमेश जी, वो थोड़ा-सा गलत हो गया। 2 पॉइंट से गलत हो गया। हाँ, उतना तो मार्जिन ऑफ एरर, अब उतने की आप मुझे वो पास मार्क्स, ग्रेस मार्क दे दीजिए प्लीज़। तो वहाँ पे यही है, अभी थोड़ा-सा जी मुझे लगता है कि सोच समझ के चलना चाहिए। मैं मेन यहाँ से ला रहा हूँ ना कि जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ना, गज़ब अजीब तरीके के आ रहे हैं। इनको समझने में ही मुझे समय चाहिए। जब समय चाहिए तो समय माँगता हूँ, जब समझ में आता है तो तुरंत बता देता हूँ। अभी मुझे लगता है समय चाहिए उसका समझने के लिए। इसलिए अभी स्टे अवे कीजिए बाज़ार से, और ये रेंजेज़ निकल जाएँ तो ज़रूर काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम जो सेक्टर्स मैं पोज़ीशंस कर रहा हूँ, उसमें अगर आप मान लीजिए 4-4, 3-3% का भी एक्सपोज़र देते हैं, तो 50%, 40% इन्वेस्टेड रहने में भी कोई नुकसान नहीं है। 100% तो बाहर नहीं रहा जा सकता बाज़ार से। बिल्कुल कोई निकल गया 24,850, तो हम करते क्या रहेंगे? इसलिए जी। उतना हमारा हाथ बाज़ार में होना चाहिए और बाकी सेफ रहना चाहिए। ये लेवल पे ध्यान रखेंगे, और बाकी फिर निफ्टी अच्छा, आईटी भाई जैसे साहब क्या करें? जैसे निफ्टी के लिए आपने कहा कि 24,000 कटा तो 23,000 के लिए तैयार रहिए, उसके नीचे 22,000 के लिए भी तैयार रहिए। वैसे निफ्टी हाँ, बैंक अभी तो इसने बचाया आपका 50,800 पॉइंट, भले 2 पॉइंट से उसको ब्रीच कर गया, लेकिन हाँ। चलिए उसके बाद वापस ऊपर चला आया है। तो अब अगर वापस फिर से ये 50-800 टूट गया, तो फिर नीचे उसमें क्या देख रहे हैं? क्या 50 डे मूविंग एवरेज ये थोड़ा ऊपर-नीचे एवरेशन करके रुक जाएगा, या वो फिर ये भी जाएगा 200 डे मूविंग एवरेज छूने के लिए? हाँ, यही प्रॉब्लम है राजू जी। देखिए, जैसे मेरे में बहुत सारी खराब आदतें हैं, वैसे ही निफ्टी बैंक में एक छोटी-सी खराब आदत है कि 200 डीएमए के पीछे रुकता नहीं है। तो ये डर मुझे थोड़ा है इस बार कि निफ्टी बैंक अगर 50,800 के नीचे क्लोज़ हुआ तो टोटली इसको मेंटली तो रेडी रहना पड़ेगा 50 डीएमए के लिए, और अगर पहले कहीं नहीं, डिमांड दिख 50 गया तो 50 फिर डीएमए कॉल पर ले, तो है ही अभी। सॉरी 200 डीएमए के लिए, 200 डीएमए के लिए, जी। यानी करीब 47,500 के आसपास के।
जी। तो ये अभी बाजार के लिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अच्छा, आप निफ्टी आईटी पर आ रहे थे तो वहां पर क्या कह रहे हैं, मतलब जो ठीक है, बाजार के झटके से थोड़ा बहुत अगर कहीं कुशन दिख रहा है तो वो अभी यहीं पर है। अब वहाँ थोड़ा शेल्टर के हिसाब से आप समझ लें, क्योंकि फिर से निफ्टी आईटी मुझे लग रहा है ग्रोथ की जगह डिफेंसिव कंसीडर किया जा रहा है एट करंट एनवायरनमेंट में। इसलिए वहाँ पे थोड़ा शेल्टर के लिए पोजीशनिंग हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, मतलब इनको फार्मा वाले भाई साहब लोगों के साथ में खड़ा कर दिया गया है। हाँ, तो अभी जो एलोकेशन जो मेनली फंड्स के एलोकेशन होते हैं, मैं तो आईटी में एलोकेशन अभी कर नहीं रहा, लेकिन जो फंड्स के एलोकेशन होते हैं, उसमें भी आईटी का वेटेज अच्छा खासा रहेगा डिफेंसिव के हिसाब से मुझे लग रहा है। जी, चलिए, अब बाजार को समझ लिया, इंडेक्स को समझ लिया और बजट के असर को समझ लिया। अब आ जाते हैं अलग-अलग शेयरों पर दर्शकों के तमाम सवाल, जिसके लिए सभी इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ से ज़्यादा समय हमने बाजार डिस्कस करने में लगा दिया तो सब गुस्सा करेंगे कि भई हमारा सवाल कहाँ गया? तो आ जाते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ, और वहाँ पे सबसे पहले नए दर्शक किस-किस तरीके से अपने सवाल भेज सकते हैं वो बता दें। पुराने दर्शकों ने तो पहले से ही अपने सवाल भेज रखे हैं, भेज भी रहे हैं अभी लगातार। तो पहला तरीका देखिए हमारा ये है कि आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपना सवाल भेज सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, 91 11 47 52 98 34, आगे प्लस का निशान लगा लें, +91 11 47 52 9834। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा कि लैंडलाइन नंबर है, इस पे व्हाट्सएप हमें मिल जाएगा, आप आराम से भेजें। और व्हाट्सएप का ही एक दूसरा तरीका है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बन जाइए, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, और उसका भी तरीका बहुत ही आसान है। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, उसमें आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारे ग्रुप के सदस्य बन जाइए, बहुत स्वागत है वहाँ आपका। अभी जब हमारी लाइव बातचीत चल रही है, अभी और घंटे भर चलेगी, तो इस दौरान आप कमेंट में, लाइव चैट में अपने सवाल रख सकते हैं। कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम ले सकें, और नहीं तो फिर जिनके सवाल छूट भी जाएँगे तो उनको फिर अगले किसी कार्यक्रम में लेने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर उनसे अनुरोध करेंगे अगले कार्यक्रम में वापस जुड़े और उसमें वो फिर से अपने सवाल रखें। सोमेश, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर, डिस्क्लोज़र कि आप जो जवाब देने जा रहे हैं दर्शक किस रूप में लें उसे? जी, बिल्कुल, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ। तो मैं कभी आपको रिकमेंडेशन ना देता हूँ, ना दे सकता हूँ। आप जो भी कीजिएगा एक एडिशनल सपोर्ट है, सहायता, एजुकेशन, अवेयरनेस है आपके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जो भी करेंगे एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च रिसर्च एनालिस्ट के सहयोग से ही काम करेंगे, और अपनी सोच समझ लगाइए, रिस्क को कंट्रोल में रखिए। अच्छे हाई क्वालिटी शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और फ्री टिप्स से ज़रूर बचिए। थैंक यू। जी, तो अब देखते हैं क्या-क्या सवाल आए हुए हैं। यहाँ पे कमेंट्स में ऊपर हमारे पास आईटी सेक्टर का आपने ज़िक्र किया, आईटी पर एक सवाल है कौशिक घटक जी का। टाटा एल्क्सी पे नज़र है इनकी, क्या लंबे अवधि के लिए इस लेवल पे देखना चाहिए इसे? देखिए, अभी आईटी में हर शेयर की तो बात नहीं किया जा सकता, लेकिन टाटा एल्क्सी में ऐसा है कि वैल्यूएशंस तो ऑफ कोर्स एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन सपोर्ट के आसपास लगता है। अगर लंबे समय के लिए भी आप देख रहे हैं तो ये जगह ऐसी है कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस रहते हैं, देखा गया है ऐसा। लेकिन ये रिवर्सल मुझे लगता है 7250 के ऊपर में रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। तो अगर 7250 के ऊपर ये निकलता है तो उसके बाद जो इसका लेटेस्ट सपोर्ट कहीं पे भी होता है, उस सपोर्ट को लेके इसको एक बारी ट्राई कर सकते हैं। बाकी इतना वैल्यूएशन में कितना लॉन्ग टर्म का तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा प्लेस में है कि इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो जी, 7250 का मुझे ध्यान रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और उसके बाद जो नीचे का कोई भी सपोर्ट, मान लीजिए 6900, 800, जो भी समझ में आता है, उसके सपोर्ट से इसको रख सकते हैं। जी। लेकिन एक बात है कि अगर आप यहीं पे आईटी इंडेक्स को देखें और अभी टाटा एल्क्सी का शेयर देखें, इसका चार्ट, दोनों एकदम अलग तरह के क्यों दिख रहे हैं? टाटा एल्क्सी और दूसरा कौन-सा राजीव जी? आईटी इंडेक्स अपने आप में, मतलब आईटी इंडेक्स जहां अपने रिसेंट पास्ट के एकदम टॉप पर है, और हाँ, टाटा एल्क्सी एकदम से बॉटम पर है। ये एकदम उल्टा रुझान क्यों है?
ये देखिए टाटा एल्क्सी चल रहा है ऑलमोस्ट 55 टाइम्स और इंडेक्स का एवरेज आपका 35 टाइम्स के आसपास होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये इंडेक्स के एवरेज से बहुत आगे निकल चुका है। तो वो एडजस्टमेंट होगा मेरे ख्याल से 30 टाइम्स के आसपास का इंडेक्स का एवरेज है और इसका 55 टाइम्स, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया ना। और उसके हिसाब से इनकी डिलीवरी उतनी नहीं है। टाटा एल्क्सी का इस बारी का तो नंबर नहीं मिलेगा हमको, लेकिन जो नंबर है उसके हिसाब से ही अगर देखा जाए, तो अब देखें कि इसका क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है 9% का राजीव जी, ओके। नेट प्रॉफिट भी भगवान के दया से नीचे ही घुसा जा रहा है, कुछ ऊपर तो जा नहीं रहा है। इसके ऊपर आप माँग रहे हैं मेरे से वैल्यूएशन 55 टाइम, कहाँ से लाके देंगे? 55 टाइम ही माँग रहे हैं ना? हाँ, कहाँ से लाके देंगे? मतलब 9% का सेल्स में और प्रॉफिट घुसता जाए नीचे में, ये वैल्यूएशन कोई देता है क्या? ये तो मार्केट में लिक्विडिटी है, हवा हवा बनी है तो मिल रहा है, नहीं तो प्राइस तो इसका आधा होना चाहिए इसका। जी, तो प्राइस आधा होना चाहिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो फिर सवाल ये है कि मतलब ये जो टेक्निकल सपोर्ट दिख रहा है वो कितना टिकेगा? क्या ऐसे ही हाँ, ये इसीलिए झटका रहेगा इन्हीं लेवल पे या ब्रेकडाउन कर जाएगा, या चूँकि आईटी इंडेक्स ऊपर जा रहा है इसलिए इसमें ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है? हाँ, बस वही बात है राजू जी कि इसका आईटी इंडेक्स का सपोर्ट है ना अभी, थोड़ा सेंटिमेंटल सपोर्ट है और उधर में नैस्डैक वाले भैया जो हैं, वो भी ठीक-ठाक चल रहे हैं। तो इसलिए इसका सपोर्ट बना हुआ है और जब तक बना हुआ है, वो उसको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होना चाहिए, उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी, लेकिन अगर वैल्यूएशन का हैंगओवर है, तो ठीक है गिरेगा नहीं, लेकिन पैसा भी तो नहीं बनाएगा ना फिर, तो फिर क्यों ध्यान दें नहीं, इस पे? इसीलिए मैंने बोला कि अगर मोमेंटम आना है, तो वो लेवल अगर ऊपर टूटा ना, तो एक कम से कम टेक्निकल बाउंस तो अच्छा खासा टाटा एल्क्सी हर बार दे देता है। तो उसमें जो बन सकता है बन जाएगा, बाकी इतना थ्योरी तो नहीं कहती है ना कि 55 टाइम पे 9 8-9% के सेल्स ग्रोथ पे और गिरते हुए प्रॉफिट ग्रोथ पे जाके हम स्टॉक खरीद लें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब मोहित यादव जी पूछ रहे हैं कि भई लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में किया जाए क्या? उसके लिए क्या आपको लगता है कि बाज़ार ठीक-ठाक गिरेगा अभी और उसमें फिर वो एक साथ इकट्ठा पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे दें? मतलब ये अपॉर्च्युनिटी दिखती है या ऐसा कुछ हो नहीं रहा? नहीं राजीव जी, मैं हमेशा एक चीज़ की ना वैल्यू होती है और मेरी जो शॉपिंग रहती है ना मोस्टली मैं प्रेफ़र करता हूँ कोई भी चीज़ ₹100 की है तो मैं उसको ₹30, ₹40, ₹25 इससे ज़्यादा में मैं नहीं खरीदता। मैं वो वाला नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ कि मैंने 2 लाख का फ़ोन लिया है। मैं उसमें हूँ कि 2 लाख के फ़ोन को अगर मैं 1 लाख में लूँगा, तभी मैं आपको बोलूँगा हाँ, मैंने कुछ कमाल किया है। अदरवाइज़ नहीं, वो तो सब करते हैं। कभी भी वैल्यूएशन जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप इस मार्केट में जब वैल्यूएशन आपका 1 ईयर फॉरवर्ड 21 टाइम्स चल रहा है और रिज़ल्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि ईपीएस स्टैंड कर पाएगा 1125 का, साढ़े 1100 का नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल होता जा रहा है। तो उस केस में लंप सम वाली चीज़ें मैं तो नहीं समझता कि सोचना चाहिए। हाँ, एसआईपी शुरू करने का ये सही समय हो सकता है और एसआईपी शुरू भी करना है तो ध्यान ये रखना है कि अगर निफ्टी 50,000 होने वाली है तो आपका कोई भी गिरावट है या ऊपर है तो एसआईपी कंटिन्यू रहनी चाहिए एक डिसिप्लिन के हिसाब से। और आपको 10 साल में अगर अच्छा पैसा बनेगा तो उसी डिसिप्लिन से बनेगा और इस लेवल पे एसआईपी के अलावा कोई और चीज़ सोचना नहीं चाहिए। लमसम मेरे हिसाब से महँगी चीज़ें हैं, सही नहीं रहेगा। जी, बल्कि एसआईपी के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है उसपे मैं तो मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं यही कहता हूँ बस अभी से है। जब भी आप पूछें तो सही है। वही एसआईपी शुरू करने का सबसे बढ़िया समय होता है, क्योंकि जो देखिए समय सबसे बीत गया। सुंदर क्या चीज़ है ना, जी, सबसे सुंदर क्या चीज़ है कि एक हैबिट बनाना चाहिए। जैसे किसी को च्युइंगम चबाने की हैबिट होती है, किसी को पान खाने की आदत होती है, हैबिट होती है। एक हैबिट बनाना चाहिए कि सेविंग्स को एक इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज़ करने की हैबिट होनी चाहिए। और ये हर महीने एक आना एकदम रिटन रूल होना चाहिए कि आपका ₹100 आ रहा है, तो कम से कम उसमें से ₹15 पहले इन्वेस्ट कर दो और फिर देखो कि उसके बाद कहाँ आपका थोड़ा खर्चा कम करके उस ₹15 का आप जगह क्रिएट कर सकते हो। पहले ये आप अगर हैबिट बना देंगे ना, तो कम से कम मैं तो ज़रूर मानता हूँ कि कम ये कुछ नहीं भी करेंगे तो आइसक्रीम खाने से तो बढ़िया हैबिट है ना। तो ये हैबिट बनाएँगे तो आप हमेशा बढ़िया आपको पैसा बनेगा। अच्छा क्या संयोग है आप आइसक्रीम खाने की बात कर रहे हो और अगला सवाल जो मैं लेने जा रहा हूँ वो आइस मेकर के बारे में।
तो ये कंपनी है आइसमेक रेफ्रिजरेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया इनका काम कुछ बर्फ वगैरह जमाने का है, लेकिन बड़ी छोटी सी कंपनी है, ज़्यादा कुछ मतलब साइज नहीं है अभी। क्या लग रहा है, इन्होंने 820 पे खरीदा हुआ है, तो अभी शायद थोड़ा सा इनको नुकसान होगा। तो क्या करना चाहिए आगे इन्हें? 820 पे लिया हुआ है तो कुछ समय पहले ही हाल में लिया होगा, या फिर जब अचानक से इसमें बड़ी चाल बन गई थी उस समय लिया होगा। तो उसके बाद से फिर ये 9 साढ़े 900 के बीच में जा करके अटक गया, वहाँ से वापस नीचे आ रहा है। जी, मेनली इनका जो बिज़नेस है कोल्ड स्टोरेज का ऐसा लग रहा है। कोल्ड स्टोरेज का बिज़नेस आगे जाके बढ़ेगा, ऐसा तो मतलब फ्यूचर में तो मुझे लगता है बिकॉज़ देखिए, आगे जाके ना लॉजिस्टिक्स चाहे वो किसी तरह की हो, स्टोरेज, वेयरहाउस किसी भी तरह का हो, उसका रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है। अगर बिज़नेस बढ़ेगा ना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मान के चलिए कि आपका लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस इन सब का रिक्वायरमेंट कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन इन सब का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। मुद्दा ये है कि जो ग्रोथ ये देंगे उसके अगेंस्ट आप वैल्यूएशन क्या देंगे, इससे ज़्यादा और कोई मुद्दा नहीं है। तो 25% पे सेल्स ग्रो करा रहे हैं, आपका नेट प्रॉफिट भी आप देखें तो इनका अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। 9 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 14 करोड़। तो अगर मेन चीज़ है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आप ध्यान रखें। डेट भी इनके पास ज़्यादा नहीं है। अगर ये 50 टाइम का पीई माँगते हैं और अगर इनका आप ईयरली ईपीएस ग्रोथ अगर 50 टाइम का होने लगता है, तो 2 साल में आपका इसका वैल्यूएशन जो इतना महँगा है, आधा दिखने लगेगा। तो ये सब छोटी कंपनीज़ अगर आपको ये अपने पीई लेवल के ऊपर का ग्रोथ देते रहते हैं, तो ये फिर अ, महँगा नहीं बनता है कंपनी ठीक-ठाक वैल्यूएशन का बनता है। तो पहला काम क्या करना चाहिए कि आपको इस कंपनी को ट्रैक करना चाहिए। बिना ट्रैक किए हुए किसी भी कंपनी में कि समझे हुए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिज़नेस अच्छा है, बिज़नेस की क्वालिटी भी ठीक ही लग रही है इनकी आरओई, आरओसी सब ठीक लग रहा है। कहीं पे कोई खराबी ज़्यादा दिख नहीं रही है एक्सेप्ट कि थोड़ा-सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर ऐसा ग्रोथ रहेगा तो ये वैल्यूएशन भी नॉर्मलाइज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को वॉच कीजिए, हर बार का रिज़ल्ट देखिए कि डीरेल तो कहीं नहीं हो रहा है, कंपनी क्या कहती है वो सुनिए, इसके एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए और उसमें जो प्रोजेक्शंस हैं, जो कंपनी ने कहे हैं बातें कही हैं बातें, उसको ट्रैक कीजिए। तब आप इसमें बने रहिए। ओवरऑल चीज़ें मुझे खराब तो फिलहाल नहीं दिख रही हैं। अब रही बात कि इसका प्राइस के हिसाब से मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा है अभी, ओके? मूवमेंट ज़्यादा है का मतलब करेक्शन कूल ऑफ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन दिखता है। पहला सिचुएशन ये दिखता है कि आज दिन है बुधवार, यानी कल मंगलवार, तो 27 जुलाई, कल का जो लो था ना वही इसका सपोर्ट है। अगर वो है, तो यहीं से रिवर्सल होने के चांसेस हाई रहेंगे और अगर 830 के ऊपर क्लोज़ हुआ तो रिवर्सल के चांसेस प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो यही 2 रेंज है, 2 लेवल है, इसके बाद आप इसकी इवैल्यूएशन करिए। जी। अच्छा, वैसे पिछली चर्चा में हम लोगों ने सीज़नैलिटी पे थोड़ी बातचीत की थी, और इसके परफ़ॉर्मेंस में, मतलब इसके बिज़नेस में कहीं न कहीं ये सीज़नैलिटी दिख रही है। क्योंकि हर बार मार्च क्वार्टर में इनकी सेल्स बड़ी अच्छी रहती है, उसके साथ-साथ मुनाफ़ा भी अच्छा हो जाता है, और उसके बाद फिर जून, सितंबर, दिसंबर थोड़ा-थोड़ा मतलब घटते हुए फिर बढ़ना शुरू करते हैं, फिर मार्च में एक नया टॉप बनता है। तो ये हर बार आप मार्च में देखें तो आपको पहले से बढ़ा हुआ नंबर मिलेगा, सेल्स का भी, मुनाफ़े का भी, लेकिन उसके बाद वापस फिर अगली तिमाही में ये हल्के पड़ जाएँगे। तो शायद जून तिमाही के जो आंकड़े आएँगे, वो इतने अच्छे फिर वापस नहीं आएँगे। मतलब पिछली बार से तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट दिखेगी, ऐसा लग रहा है इस ट्रेंड को देख के। मैं इस कंपनी को नहीं जानता राजीव जी, लेकिन जिस तरह से मैं इसकी लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बताता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या है, आपको अगर कोल्ड स्टोरेज चाहिए तो आज तो बुक नहीं करेंगे, आप एडवांस में बुकिंग करेंगे। आपका गर्मी का महीना कौन-सा है? मार्च से लेके जून तक का मोस्टली, यानी जो जी, आपकी प्री बुकिंग है, कंपनी हमेशा प्री बुकिंग पे जाएगी। प्री बुकिंग आपकी मार्च क्वार्टर तक हो जाएगी, जो भी होनी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सीज़नैलिटी हमें मार्च क्वार्टर में दिख रही है। मेरी ऐसी रीडिंग है, बाकी मैं गलत हो सकता हूँ, इसके लिए एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इस लॉजिक से चूँकि इस कंपनी का जो बिज़नेस का नेचर है, मुझे लगता जी, है मैं जो कह रहा हूँ वो लॉजिक सूट करती है। जी। ये शायद सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि अगर किसी को कोल्ड स्टोरेज बनाना है तो उसको ये बना करके देंगे। शायद इस तरह का बिज़नेस है, तो हर बार गर्मी से पहले इस तरह के बिज़नेस में तेज़ी आती होगी। क्योंकि लॉजिक तो वही जो भी इंस्टॉलेशन होना है, वो तो
जाहिर सी बात है कि मार्च से पहले पहले आपको इंस्टॉलेशन करके अपना कोल्ड स्टोरेज और जो भी आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसको आपको बना लेना होगा। कारण ये भी है कि देखिए आपका दिसंबर क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। जो भी आपके वो टाइम फ्रेम है, कुछ तो समय चाहिए ना बनाने के लिए। तो जी, आपका जून और सितंबर क्वार्टर ठंडा है, लेकिन दिसंबर से थोड़ी इसमें गरमा-गर्मी शुरू हो रही है। जी। तो इस सीज़नैलिटी का भी साथ में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए मौलन शाह जी को। अगर इसमें मतलब एक तो लेवल्स का ध्यान जो सोमेश जी ने बताया वो ध्यान में रखना ही है, लेकिन साथ में इसका सीज़नल जो नेचर है उसको भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल है, टफ मास्टरमाइंड जी फिर से हमारे सामने हैं और इस बार इन्होंने अपना नाम भी बताया है, वैभव नाम है इनका और ये कह रहे हैं आशिका क्रेडिट कैपिटल, इस पे नज़र है इनकी लंबे अवधि के निवेश के लिए। लेकिन ब्रोकर्स के लिए आपने पहले ही एक अपना एक जनरल ओपिनियन रखा है कि भई मतलब दिक्कत रहेगी आगे। तो वैसे में आशिका क्रेडिट के लिए स्पेसिफिकली क्या लंबे अवधि के निवेश के लिए कैसा रहेगा ये? ये सिर्फ ब्रोकर नहीं होने चाहिए, मुझे लगता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है। क्रेडिट कैपिटल प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस। देखिए, ब्रोकर्स ही नहीं राजीव जी, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि हम उस एरा से निकल के आ गए हैं कि हम जाके बैंक के सामने खड़े हैं कि और पियून से बोल रहे हैं कि भैया ज़रा अंदर में मुलाकात करवा दो ना, 150 जो भी है देख लेंगे। वो टाइम चला गया कि कोर्ट में बाहर में डंडा लेके खड़ा है, उसके पास हम खड़े हैं कि भैया थोड़ा अंदर में अपॉइंटमेंट दिला दो, किसी से बात करवा दो वकील से, वो टाइम गया। एजेंट का काम गया, स्किल, नॉलेज उसके ऊपर स्किल का समय आ गया है। सिर्फ़ मेल-मिलाप कराने वाले सारे धंधे खत्म हो जाएँगे। दलाली जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज, सारे धंधे खत्म हो जाएँगे बिकॉज़ सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सबका सुविधा हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। अभी समय लगेगा, तुरंत नहीं होगा बिकॉज़ हम स्टिल डेवलपिंग इकोनॉमी है। लेकिन 2012 में मैंने ये कॉल लिया था और मैं अभी भी उस चीज़ से स्टिक करता हूँ। ब्रोकिंग किसी भी नेचर का ब्रोकिंग, सारा ब्रोकिंग खत्म हो जाएगा। रियल एस्टेट ब्रोकिंग में भी आप देख ही रहे होंगे, नो ब्रोकर और दुनिया ब्रोकर सब आ ही चुके हैं। इस तरह की चीज़ें आएँगी, वो धंधे ज़्यादा नहीं रहेंगे। अनलेस आप अपना वैल्यू एडिशन कर सकें, कोई वैसा बिज़नेस नहीं रहेगा। तो मेरा ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और ये जो धंधा है, ये ब्याज वाला धंधा है ना राजीव जी, ये बरसों, सदियों, जन्मों पुराना धंधा है, ये कभी बंद नहीं होगा। ब्याज के धंधे का मार्जिन ऊपर-नीचे हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी सेफ्टी नेट जो कि आप एनपीएस या बोलते हैं, वो ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन ब्याज का धंधा पूरे जीवन, पूरी सदी, मैं रहूँ, ना रहूँ, कोई रहे, नहीं रहे, वो बंद नहीं होगा। ये धंधा हमेशा चलेगा बिकॉज़ कोई भी बिज़नेस के लिए आपको कैपिटल चाहिए होता है, या तो आपको फॉर्मल वे से कैपिटल मिलना चाहिए, इनफॉर्मल वे से, लेकिन वो कैपिटल ब्याज का धंधा चलेगा ही चलेगा। ब्रोकिंग खत्म हो जाएगा। जी। आशिका क्रेडिट कैपिटल, इसका सिचुएशन क्या दिख रहा है? अब क्योंकि इनकी बहुत तेज़ वेबसाइट पे भाग रहा जाकर मैं देख रहा था क्या-क्या बिज़नेसेज़ हैं इनके, तो उसमें इनके बिज़नेसेज़ के अंदर रिटेल ब्रोकिंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि ग्लोबल फैमिली ऑफिस सर्विसेज़ भी ये प्रोवाइड करते हैं, एआईएफ भी चलाते हैं, रिसर्च एडवाइज़री भी देते हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन 155 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की कंपनी है और इनका अगर हम सेल्स का हिसाब देखें, तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर-नीचे वाला हिसाब है, जिसमें एक तिमाही में 14 करोड़ रुपए का सेल्स होता है, तो अगली तिमाही में ये -7 करोड़ हो जाता है। मतलब ये क्या हिसाब है? पता नहीं राजीव क्या हिसाब है, सीज़नैलिटी भी क्या बात करें, मुझे कंपनी नहीं पता है। शायद यही नतीजा है कि आपका प्राइस तो ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन आपको वैल्यूएशन मल्टीप्लायर इसका बहुत ही सस्ता है, साथ टाइम पे दे रहा है। बिकॉज़ लंपी नेचर है इसके रेवेन्यू का, तो कोई भरोसा नहीं बनेगा ना कि इस बारी ले लिया, तेज़ हो गया। विप्रो के रिज़ल्ट का देख लीजिए ना, मतलब रिलेटेड नहीं है, लेकिन वहाँ से आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत वो नोन कंपनी है और देखते ही हैं उनकी हालत। 3-4 क्वार्टर में आके एक बोनांज़ा दे जाएँगे, उसके बाद 3-4 क्वार्टर ऐसा सुलाएँगे कि फिर पिटते रह जाते हैं। तो वही इसी यही कारण है कि आपको इसका वैल्यूएशन नहीं मिल पा रहा है बिकॉज़ रेवेन्यू का नेचर लंपी है। बाकी पैरामीटर्स पे कंपनी महँगी नहीं है बिकॉज़ रेवेन्यू कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए वैल्यूएशन का इश्यू रहेगा। अनलेस आपको कंपनी बहुत अच्छे से समझ में आती है, ये सब हाई रिस्क कंपनीज़, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं। मेरा अंदाज़ा ऐसा है, फ्री कैश फ्लो कुछ बन नहीं रहा है और बनेगा भी नहीं यहाँ पे। जी। तो लेकिन शायद ओवरऑल शायद वैभव जी की नज़र इसलिए गई है कि पिछले 2-3 दिन में अचानक से रॉकेट बना है ये।
हाँ, तो बस वही बात है, इसलिए इसको आप ट्रेड वेड के हिसाब से देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं नहीं समझता कि देख सकते हैं। और वैसे भी पिछला आप हिस्ट्री जाके देखिए, जब सर्किट पे चढ़ना-उतरना शुरू करता है, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं से ये अरावली का वो श्रृंखला बना के रखा हुआ है, तो उसमें से गिरेंगे तो निकल भी नहीं पाएँगे। तो जी, मैं नहीं बिल्कुल। समझता कि इसमें कुछ करना चाहिए आपको, और करना भी है, मतलब मैं आपको सिर्फ़ समझा सकता हूँ, एजुकेशनल चीज़ें मैं यहाँ कर सकता हूँ, कुछ बता उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बाकी आप करना चाहें फिर भी, तो अब मान लीजिए कि ओखली में सर देना है तो मूसर तो गिरेगा ही, इधर से गिरे, उधर से गिरे। अब अलग रहे तो बेहतर है। जी, नैन्सी जी का सवाल है और उनका कहना है कि अ, एक तो तारीफ़ है आपकी, मार्केट इकोनॉमी पे परख मज़बूत है, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि पोर्टफ़ोलियो छोटा है इसलिए ईटीएफ में निवेश करना चाहती हैं ये, और उसमें ज़ाहिर है हर किसी की आशा होती है कि अधिकतम फ़ायदा मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो ये कोई सेक्टर या थीम, मतलब सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड, ऐसा कुछ ईटीएफ चुनें जिसमें बढ़िया फ़ायदा हो जाए? नहीं, म नैन्सी, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि मेरी मार्केट इकोनॉमी पे पकड़ बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। मैं चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ और अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता हूँ, तो मैं भी कहीं-कहीं मैं लॉजिकल हो जाता हूँ। एक एवरेज हिसाब से मैं सारी चीज़ों को समझ सकता हूँ, इतनी भगवान ने एबिलिटी दे दी है। बाकी रही बात जो आप करना चाह रही हैं ना, सेक्टोरल एक्सपोज़र मत लीजिए। ये बहुत ही अभी देखिए, जैसे मैंने आज आप लोगों को क्या समझाया, अब मैं कैपिटल गुड्स से बाहर निकल रहा हूँ। मैं कंज़म्पशन में भी डोमेस्टिक कंज़म्पशन पे बढ़ रहा हूँ, रिटेल में बढ़ रहा हूँ। लेकिन आप क्या ये कर पाएँगे? अगर आपकी इतनी एबिलिटी है तब ज़रूर कीजिए, नहीं तो मन में शांति रखिए। इंडेक्स ईटीएफ में कुछ नहीं भी करेंगे ना, तो 12-14% का गेन बनता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, गवर्नमेंट क्या कह रही है, इस साल 10.5% का नॉमिनल जीडीपी हो सकता है, मतलब 6.5% का जीडीपी समझ लीजिए, रियल, और बाकी जो इन्फ्लेशन रहेगा उसमें 4% का, ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है। जो भी नॉमिनल जीडीपी है ना, उसके 2% ऊपर आप पकड़ लीजिए कि आपको मार्केट रिटर्न वो सीएजीआर एवरेज देता रहेगा, उसके आसपास। तो कुछ नहीं भी करके आपको 12%, मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप डेवलपिंग इकोनॉमी हैं, जब आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आगे जाके कम होने वाला है, इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले सिस्टम में, 12% का सीएजीआर, कमाल का सीएजीआर आगे जाके होगा। आज लोग भले नहीं माने, क्योंकि 20 से 24 की आदत थोड़ी खराब हो गई है ना, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन बहुत सुंदर सीएजीआर है, अगर आप देखें तो हर 6 साल में पैसा डबल होता है 12% के सीएजीआर से। रूल ऑफ 72, 72 डिवाइडेड बाय 12, 6 साल में पैसा डबल। ये सीएजीआर खराब नहीं है, लेकिन अगर आप सेक्टोरल एक्सपोज़र लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको अपनी एक्सपर्टीज़ ज़रूर बिल्ड करनी पड़ेगी। कितना भी एक्सपर्टीज़ बिल्ड कर लूँ, मैं भी बिल्ड कर लूँ, गलत मैं भी जाता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही हम बढ़ा सकते हैं वो करके, एकदम सही हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और आप पूरा इवैल्यूएशन देख लीजिएगा। एक लंबे 20-25 साल का आप समय ले लीजिए। हर स 20-25 साल में ना कुछ बीच-बीच के साइकल्स में ही एक सेक्टर के फंड अच्छा करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे, और जो अच्छा करेंगे उस समय वो फंड बेचे जाएँगे। आप देख लीजिए, फार्मा इंडेक्स ऑल टाइम पे हाई हाई पे होगा, क्या लॉन्च होगा? फार्मा फंड लॉन्च होगा। कंजम्पशन पीएसयू ऑल टाइम हाई पे होगा, क्या लॉन्च होगा? पीएसयू फंड लॉन्च होगा। भाई साहब, क्या पाप किया था जब वो नीचे था, तो उस समय क्यों लॉन्च नहीं किया? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उस समय स्विच जहाँ पे करते हैं ना, वो जगह गलत हो सकती है, चांसेस रहते हैं। इसलिए चुपचाप निफ्टी ईटीएफ में रहिए, 12-13% का सीएजीआर हो सकता है, 14% का भी सीएजीआर मिल जाए, बहुत सुंदर सीएजीआर होता है, मैं आपको कह रहा अच्छा, अब इसके बाद राजेश वर्मा जी को समझना है ब्रैडी एंड मॉरिस इंजीनियरिंग कंपनी। ये कह रहे हैं कि ये यूएस एमएनसी है, क्रेन मैन्युफैक्चरर है। इस पर आपका नज़रिया क्या है? अब ठीक है, एमएनसी कंपनी है, लेकिन साइज़ वाइज़ के हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि मतलब ऑब्वियसली एमएनसी होना वो एक ज्योग्राफिकल पार्ट है, लेकिन एमएनसी कहने से आपको लगता है कि हाँ, कोई बड़ी भारी भरकम कंपनी होगी? 15-20 नहीं, करोड़ देखिए रुपए का सेल्स करने वाली कंपनी। नहीं, एमएनसी ही की बात नहीं है राजू। देखिए, एमएनसी हो या हमारे यहाँ का टॉप नॉच कंपनी हो, मान लीजिए कि आरपीजी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप, मान लीजिए कि अपना लार्ज बैंक्स हैं, महिंद्रा ग्रुप है, गोदरेज ग्रुप है, जो भी बड़ा ग्रुप, सिर्फ यहाँ से एक कंफर्ट एमएनसी से क्या निकल के आता है पता है? गवर्नेंस का। एमएनसी का कंफर्ट कभी ये नहीं हो सकता, आप नहीं कह सकते कि ये बिज़नेस कर ही लेगा। हर एमएनसी बिज़नेस कर लेगा, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन ये है कि अगर आप मान लीजिए इसी टेबल पे एक बिल्कुल अनजान बाहर से लाके किसी को बिठा दीजिए मेरे सिर पे कि तुम इसका
इसके फंक्शंस को ओवरसी करो। तो उससे यही आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मेरे चोरी करने के प्रोबेबिलिटी 0 टू निल हो सकती है। इससे ज़्यादा आप एमएनसी में और कोई कम्फर्ट नहीं होता। तो एमएनसी कंपनीज़ में प्रेफ़र करता हूँ। लेकिन कम्फर्ट जो है वो गवर्नेंस का होता है, उसमें कम्फर्ट बिज़नेस ग्रोथ का कोई ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, ये फ़र्क है। अपने भारत की भी जो ब्रांड्स हैं, उसमें गवर्नेंस कम्फर्ट ज़बरदस्त है, अच्छा ब्रांड, नोन ब्रांड है तो। छोटी-छोटी कंपनी में भी अच्छा ब्रांड है, कैसे अच्छा ब्रांड होता है? पिछले अच्छे ब्रांड वाले कंपनी से निकल के अपनी कंपनी प्रमोट कर रहे हैं, उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मान लीजिए मैं ही छोटू-सा हूँ, लेकिन पहले किसी कंपनी से काम करके आया हूँ, तो अगर मेरा वहाँ पे ब्रांड इक्विटी अच्छा था, तो एक फ़ेयर भरोसा तो करेंगे ना कि आज भी मैं ठीक-ठाक ही इंसान निकलूँगा, चोर नहीं निकलूँगा। तो इसलिए आपको एमएनसी पे वो कम्फर्ट रहना चाहिए। लेकिन बिज़नेस वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए सेक्टर समझिए, उनके बिज़नेस प्लान समझिए और फिर उसमें काम कीजिए। इससे ज़्यादा एमएनसी का और कोई कम्फर्ट नहीं होता है। अब रही इनकी बात ब्रैडी एंड मॉरिस मुझे कुछ नहीं पता इस कंपनी के बारे में। इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स कंपनी इसमें अब मैं एक्सपोज़र इन जनरल तो अब कम रखूँगा लेकिन फिर भी इस कंपनी के अपने प्लान्स हो सकते हैं, उसके हिसाब से आगे जा सकती है। फिलहाल क्या लगता है देख के वो समझा। आह, ब्रैडी एंड मॉरिस देखिए साहब ऐसा है कि करेक्टिव फेज़ में है। कब तक है? वैसे टेम्पररी देखा जाए तो 1240 के नीचे ये करेक्टिव फेज़ में ही है। लेकिन अगर हाई प्रोबेबिलिटी के लिए मैं देखूँ तो 1315 या 1320 इसके नीचे ये करेक्टिव या कंसोलिडेशन फेज़ में ही रहेगा। करेक्टिव फेज़, कंसोलिडेशन फेज़ थियरी यही कहती है कि इसका लो है जो क्लोज़र टू 875 वहीं पे 200 डीएमए कभी आके मिलेगा और वहाँ तक का 865, 75 जो भी है, वहाँ तक का करेक्शन हो सकता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी तक छिड़ा नहीं है, लेकिन चांसेज़ हैं छिड़ने के। इसलिए ध्यान हमारा 1315, 1320 ये सब पे होना चाहिए। उसके बाद में इसमें फिर से बाइंग दिख सकती है। अदरवाइज़ ये कंसोलिडेशन कम करेक्शन में रहेगा। कहाँ तक करेक्ट करेगा अंदाज़ा लगाना मुश्किल है बिकॉज़ मैं डायरेक्शन स्टडी करता हूँ। डायरेक्शन 1320 के नीचे इसका नेगेटिव है। कहाँ तक वो समय बताएगा? पोटेंशियली 200 डीएमए तक हो सकता है। जी। तो फिलहाल अभी यहाँ पे करेक्टिव फेज जो 200 डीएमए तक जा सकता है, इसका मतलब अभी 200 डीएमए जो अभी 800 के आसपास नजर आ रहा है। अगला सवाल एक है, जेनरिक सवाल है, मतलब उसमें किसी शेयर का प्रश्न नहीं है, लेकिन कृष्णा कानपुर से कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हो गया और अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो अब ये नुकसान कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका डिटेल तो हमारे पास नहीं है, उनके सवाल में नहीं है। लेकिन मतलब ये अक्सर होता है कि बाजार में आप रखते हैं, इस उम्मीद से आते हैं कि अ, बढ़िया पैसा बनेगा यहाँ पे, लेकिन उल्टा हो जाता है और उसके बाद फिर मतलब काफ़ी लोग तो इसी चक्कर में निकल जाते हैं बाजार से कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, ये अच्छी जगह नहीं है। कैसे नुकसान से बचा जाए शेयर बाजार में? क्या-क्या करें भई? आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि भई ये अ, इस जगह कदम रखेंगे तो वहाँ पे एक माइनफ़ील्ड होगा, उससे बचना है और किस तरफ जाएँगे तो वो हमारे लिए सही रास्ता बनेगा? कृष्णा पहली चीज़ आप ये समझ लें कि कभी भी किसी नुकसान से ना हताश बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए अभी तक जहाँ तक मुझे याद है मेरे जीवन में 4 बार तो मैं ही गिर के उठ चुका हूँ। तो हर बार गिरेंगे ना तो एक लर्निंग लेके उठेंगे और उसके बाद आप डबल एनर्जी से आएँगे। लेकिन आप लर्निंग्स को ना एक रिपीटेड मिस्टेक के हिसाब से ध्यान रखिएगा कि वो दोबारा नहीं हो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता है। आप मिस्टेक से समझिए और एक डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक जल्दबाज़ी मत कीजिए, दूसरा हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट में कुछ नहीं समझ में आता है, नुकसान हो गया ना, आप नुकसान की भरपाई करने जाएँगे, लिख के ले लीजिए आप और नुकसान करेंगे। उसको ट्यूशन फ़ी समझ के भूल जाइए, जो किया गया, अब उसको आप पलट सकते हैं। क्या इंसान बीमार पड़ गया तो पड़ गया, अब ठीक हो गया ना, ठीक हो गया तो नई एनर्जी, नई ऊर्जा के हिसाब से चलिए आगे और एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। स्टॉक अच्छा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग जब टर्म भी में कोई आपके तकलीफ सामने नहीं है। रमेश कोई कहता है कि बहुत नुकसान हो गया है, सबसे पहले आपके दिमाग में 3-4 चीज़ें क्या आती हैं कि अच्छा शायद इसने ये किया होगा, ऐसा किया होगा? सबसे पहले दिमाग में यही आता है राजीव जी कि मुझे तकलीफ़ लगती है कि बेचारा वो कुछ कुछ भी करे, अपनी गलती से करे। देखिए, इंसान जान के ही गलती करके शराब पीता रहता है और नाली में गिर जाता है। लेकिन नाली में गिरेगा तो उसको चोट लगेगी, वो देख के तकलीफ़ होगी ना कि उसको देख के हँस तो नहीं सकता ना मैं।
तो अगर उनसे गलती हो भी गई है तो मेरा काम उनको कुरेदना थोड़ी है। जी। मुझे नहीं, लेकिन उनको बेसिक उस बेसिक गलतियाँ जो आम तौर पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, वो क्या रहती हैं जिनके चलते मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किसी का होता है? जल्दबाजी, हर जगह इन्वेस्टमेंट ही नहीं, ट्रैफिक में भी देख लीजिएगा, यूँ, यूँ, यूँ करके जाते हैं, आगे जाके ठोक देते हैं। इसके अलावा कोई गलती नहीं है, आराम से चलेंगे ना कहीं पे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। चलिए कोई आके मार भी देगा तो वो जल्दबाजी में था ना। तो सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि अगर आप जल्दबाजी में हैं। अगर आराम से चलेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होती। कोई भी अगर गलती करके आ रहा है, आप मान के चलिए उसके पीछे ओवरनाइट नहीं तो शॉर्ट टर्म गेन, ये मकसद रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म में जाएँगे, तो क्या करेंगे अच्छी चीज़ खरीदेंगे ना, वो खरीद के पेशेंस रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है, जल्दबाज़ी कपल्ड विथ लालच। जी। लेकिन जैसे अब सेबी बताती है कि भई 100 में से 90 लोग नुकसान उठाते हैं ट्रेडिंग में। तो क्या इन्होंने ट्रेडिंग में नुकसान उठाया होगा या निवेश में गलत चीज़ें चुन ली होंगी? ठीक से डेटा निकालिए राजीव जी, 90 ने 99 नुकसान उठाते हैं। वो 9 वाले जो है ना, वो सर्कुलर वाले चीज़ों में, वो 9 हमेशा एक बाहर निकल जाता है, दूसरा नया आ जाता है। एक लुट के बाहर चला गया, वो काउंटिंग में नहीं आया, नया कैंडिडेट अंदर आ गया, वो काउंटिंग में आएगा बिकॉज़ ये लंबे टाइम फ्रेम पे करेंगे ना आप। वो होगा ही तो सेबी ने जो नंबर निकाला है, मैं तो कहूँगा 99% में तकलीफ है। देखिए, ट्रेडिंग बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, प्रोवाइडेड आप उसके लिए ट्रेन्ड हैं, आपके पास टेक्नीक है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड आप टारगेट से पहले स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हैं, तो ट्रेडिंग बुरी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पोज़ीशंस में ट्रेड नहीं होते हैं, होते हैं। 20-30% तो हमारे ट्रेड में रहते थे, अब कम हो जाएँगे क्योंकि एसटीसीजी 20% हो गया तो। तो ट्रेड भी रहता है और बाकी मैं आपका सॉरी सवाल भूल गया राजीव जी। तो मेन मुद्दा यही है कि न ट्रेडिंग से ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बनते हैं, लेकिन वो एक टेक्नीक है, एक जो उस पे एक्सपर्ट है, वो काम करे उसका पैसा बनता है। जी, और आपको मालूम ओके। है जी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मार्केट से ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स चले जाएँ ना, मार्केट से इंटरेस्ट ही चला जाएगा। फिर हमारे जैसे लोग का वॉल्यूम क्या रहेगा? शायद मार्केट का 5% का वॉल्यूम होगा हमारा। वॉल्यूम ही चला जाएगा, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा फिर। वही तो एक्साइटमेंट बनाता है। अब कोई भी आप शादी फंक्शन में जाइए, जब तक डांस मस्ती वाला कोई नहीं रहे तो इंटरेस्ट कहाँ रहेगा? फिर तो जाएँगे सब, सबको वही डिश में खाना खा के वापस आना है। बिल्कुल। और वाराणसी से विशाल सिन्हा जी का सवाल है, एक्सिस बैंक ने अच्छे नतीजे दिखाए हैं, तो अब छोटी अवधि में ऊपर कहाँ तक जा सकेगा? एक्सिस बैंक के नतीजे अभी ताज़ा-ताज़ा ही आए हैं, तो बेसिकली क्या किया है इसने? इसने दिखाया है कि इसका मुनाफ़ा हो गया है 6,000 करोड़ रुपए के ऊपर। लोग कह रहे हैं कि अनुमानों से ज़्यादा है और बढ़त कितनी रही है, तो मतलब एकदम दोगुना तो नहीं, लेकिन लगभग दोगुना हो गया है क्योंकि पिछली बार था 1452 करोड़ रुपए का मुनाफ़ा, इस बार ये बढ़ के हो गया है 6,035 करोड़ रुपए। तो एक अच्छी खासी बढ़त इसमें दिख रही है और कुल मिलाकर के मतलब जो भी लोगों ने अनुमान लगाए थे, एस्टिमेट किए थे, उससे बढ़िया नतीजे हैं ये, मुनाफ़े के मामले में कम से कम ज़रूर हैं। तो अगर इसको देखा जाए इस नतीजे को बाज़ार कितना रिवार्ड करेगा? तो ये नतीजे ठीक-ठाक हैं, इन लाइन हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि बैंक ओवरऑल बैंक में सेंटिमेंट ठीक नहीं है। तो एक्सिस बैंक यही हो सकता है कि अभी कितने बजे नतीजे आए? मैंने तो देखा नहीं, साढ़े 3 के बाद का ही लगता है मुझे, अगर आया भी होगा तो बीएसई पे। अगर साढ़े 3 के बाद का है तो फिर यहाँ पे प्राइस फैक्टर्ड नहीं होगा कल के लिए। फिर 1 दिन और लगेगा इसका प्राइस का रिएक्शन समझने के लिए। एक्सिस बैंक कितने बजे का नतीजा है? फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड ये सॉरी कहाँ चला गया? ये आया है अनाउंसमेंट सवा 4 बजे के आसपास का अनाउंसमेंट है, तो ऑफ कोर्स इसका रिएक्शन तो कल बजे 4 बज के 12 मिनट 21 सेकंड का रिजल्ट लोड हुआ है। तो इसका आपको इम्पैक्ट तो कल ही देखने को मिलेगा। बाकी इसके रिज़ल्ट ठीक-ठाक हैं बहुत अ, रिज़ल्ट तो ठीक ही लग रहे हैं राजीव जी ओवरऑल देख के इंटरेस्ट ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफ़िटेबिलिटी भी ठीक-ठाक ही दिख रही है।
एक बार थोड़ा-सा एनपीए वगैरह अच्छे से सिर्फ कैलकुलेट करके देखेंगे, क्योंकि अभी का मामला जो चलेगा ना, नहीं फ्लैटिश ही है ना, जून टू जून। प्रॉफ़िट तो फ्लैटिश ही दिख रहा है मुझे, 6000 करोड़ के आसपास का ही दिख रहा है। तो मेन जी, और देखते हैं इसका एनपीए थोड़ा। एनपीए में भी हल्का-सा इम्प्रूवमेंट है, मतलब कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट की ही दिशा में है। देखिए एनपीएस, जीएनपीए, एनएनपीए दोनों में इम्प्रूवमेंट ठीक है, 1.96, जी, 1.4। तो आप क्वालिटी के हिसाब से रिज़ल्ट को ज़रूर अच्छा कह सकते हैं, बिकॉज़ वाई-ओ-वाई। लेकिन देखिए मैं जैसा कह रहा था कि डिटेरियोरेशन शुरू हो चुका है। आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों बढ़ रहा है। तो मतलब इनकी ट्रीटमेंट मार्केट जैसे औरों की कर रहा है वही करेगा। एसेट क्वालिटी पे इश्यू है, और एक बारी जब ये शुरू हो जाता है ना, तो ये थोड़े समय के लिए तकलीफ देता रहता है। तो एसेट क्वालिटी के इश्यू को मार्केट शायद पॉजिटिवली नहीं लेगा। तो एक बार कल का रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। वैसे ध्यान रखिएगा कि आज का जो ओपन है वो एक क्रिटिकल ओपन है, और ये ओपन आपका जो मैच कर रहा है वो ओपन है 25 जून का। यानी ये दोनों के नीचे 25 जून का भी ओपन है आपका 1, 2, 3, 4, और आज का जो ओपन है वो है करीब 1262। सॉरी, आज का जो क्लोज़ है, मैं गलत कह रहा था, 1262 आज का क्लोज़ है, और 25 जून का जो ओपन है 1, 2, 3, 4 तो आस-पास ही है। तो मेनली ये समझ लीजिए कि 1200 के नीचे अगर क्लोज़ हुआ तो शायद मार्केट इसको ठीक नहीं ट्रीट करेगा। अदरवाइज़ यहाँ से रिवर्सल के चांसेस अभी भी इंटैक्ट हैं। आज का जो क्लोज़ है उसके नीचे ही इसका ट्रीटमेंट नेगेटिव होगा, उसके पहले नेगेटिव नहीं होगा। बट इन जनरल बैंक्स की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। इसलिए अगर इंडेक्स के हिसाब से इसकी मूवमेंट को रिलेट करूँ, तो नेगेटिव हो सकता है। जी। यानी मोटे तौर पे अच्छे रिज़ल्ट टॉप लाइन बॉटम लाइन को ठीक-ठाक देखते हुए भी मतलब थोड़ा-सा खटका रहेगा, और एक दिन देखना पड़ेगा कि बाज़ार डिटेल में इस रिज़ल्ट को कैसे एनालाइज़ करता है। जी, बिल्कुल। और अब यहाँ पे बीएसई इसकी बात की है प्रभात जी ने। इनका सवाल है कि ये शेयर काफ़ी नीचे हो गया है, और क्या अब लंबी अवधि के लिए इसमें नया खरीदना ठीक रहेगा? अभी थोड़ा-सा मैं इन जनरल मार्केट में बोलूँ तो नया खरीद के लिए थोड़ा समय देना चाहिए आपको। जो स्टॉक आप नहीं, या तो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है पहले से, या आप उसको नहीं जानते हैं, अभी फ्रेश सोच रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा समय देना चाहिए। लेकिन बीएसई का फिलहाल का स्ट्रक्चर यही बता सकता हूँ कि कल का लो एक डिसेंट सपोर्ट बन गया, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल दिख रही है। तो एक तरीका तो ये होता है इसका ट्रेड करने का कि कल के लो का सपोर्ट लें और लॉन्ग बने रहें, वेट करें अपर साइड का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 2500 के ऊपर क्लोज़ का वेट करें, तो वहाँ से एक डिसेंट रेजिस्टेंस किक इन हो रहा है। तो उसके ऊपर क्लोज़ हुआ तो मोस्टली इसको ऐसा रीड किया जा सकता है कि फिर जो लो बन गया है 2100 के आसपास, वो लो एक अच्छा लो ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से माना जा सकता है, जो इसको हेल्प कर सकता है 2900 तरफ जाने के लिए। यही इसकी रीडिंग बन सकती है। जी। अभी चूँकि इसने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा, उसके नीचे एक हमें बड़े इवेंट के दिन का एक बॉटम दिख रहा है, और उसके बाद फिर एक अच्छा रिवर्सल दिख रहा है, जिसमें इसने सिर्फ 200 डे मूविंग एवरेज को पार नहीं किया है, बल्कि 20 डे मूविंग एवरेज को भी पार कर लिया, उसके ऊपर बंद भी हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि ये वाली जो चाल शुरू हुई है कल के बॉटम से, वो कम से कम 50 डे मूविंग एवरेज तक तो इसे ले ही जाएगी? मुझे ऐसा लगता है राजू जी कि 50 डे के ऊपर जाना चाहिए, मेरा जी, अंदाज़ा ऐसा है। जी। तो पैरामीटर्स ये कहते हैं कि 50 डीएमए तो एक रेंज इंडिकेटर है ना, 50 डीएमए के आसपास ऑसिलेशन हो सकता है। तो 50 डीएमए से ज़्यादा मुझे ये रहेगा कि 2500 के ऊपर अगर क्लोज़ अ, हुआ बीएससी, तो फिर 50 डीएमए को निकाल सकता है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कल का लो नहीं टूटना चाहिए। वो जब तक नहीं टूटेगा, आप इसकी शॉर्ट कवरिंग वाली डायरेक्शन की रीडिंग ले सकते हैं। जी। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनका सवाल लंबी अवधि के लिए था, तो क्या लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में डालना यहाँ से शुरू कर सकते हैं? मैं समझता हूँ थोड़ा-सा मार्केट के डायरेक्शन के क्लैरिटी का वेट कीजिए, बिकॉज़ ये इंडेक्स मूवमेंट से रिलेट करेगा अपने आप को। तो 24,850 के ऊपर क्लोज़ हुआ तब फिर
ज़्यादा सेफ रहेगा इस चीज़ को लेकिन रीड करना। उतना देखने में कहीं मतलब मौका निकल ना जाए, या कम से कम आरओई जो है वो प्रभावित ना हो जाए। उस केस में तो फिर आज वाला ही काम करना पड़ेगा कि जब तक ये लो है 2100 वाला बने रहिए। इसके अलावा इसमें कोई भी दूसरा निष्कर्ष निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बहुत ही dwindle कर देगा। जी। तो लंबे अवधि के लिए भी अगर खरीदें तो उसमें अ, कल के बॉटम को देखें, लगभग 21-20 के आसपास जो बना है। हाँ जी, हमारी किताब वही कहती है। बिल्कुल। तो लंबे अवधि के लिए निवेश करें तो 21-20 के लेवल को ध्यान में रखिए रिस्क मैनेज करने के लिए। वो शायद तभी होगा जब बाजार की दिशा जो है उसको लेकर के, मतलब अगर कुछ विपरीत रुझान बनता है, तब शायद फिर यहाँ भी उसका असर दिखेगा। नहीं तो फिर जो सोमेश कह रहे हैं कि भाई 50 डे में या उसके ऊपर इस तरह की उम्मीदें रखी जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके फिर अपना फैसला कीजिए। सुमन साहा जी का सवाल है और इनको पूछना है इन्फो एज के बारे में। 13 शेयर इनके पास हैं, 48-80 का इनका भाव है, और इनकी नज़र शायद इन अलग अलग शेयरों पे इनका यही ध्यान रहता है कि भाई 10 साल के लिए 18% सीएजीआर चाहिए। नहीं ये ठीक एक्सपेक्टेशन ठीक है। मतलब 18% एक ऐसा सीएजीआर है ना, जो आपको 20% के साइकोलॉजी से भी दूर रखता है और 15% वाले से साइकोलॉजिकली काफ़ी ऊपर भी रखता है। तो ये बीच का जो समझौता है, ये एक अच्छा समझौता है। देखिए यहाँ से क्या है, मार्केट ऐसे लेवल पे है कि जब इनकम में रिकवरी होगी, तो आपको भाव मिलेगा। इनकम की रिकवरी का अभी रिज़ल्ट आने दीजिए, रिज़ल्ट आने के बाद ही इसका कुछ आगे डिस्कशन अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तक का जो मामला है, ये 8-9% का सेल्स नहीं, इनको वापस ये वैल्यूएशन सस्टेन करने के लिए 30-40% वाले सेल्स में जाना होगा। मुझे नहीं मालूम उनका क्या प्लान है, मैं इसको फंडामेंटली ट्रैक नहीं करता। लेकिन अगर 30-40% वाले सेल्स ग्रोथ में जाएँगे, तो फिर ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को रीगेन कर सकते हैं और फिर अपना ये वैल्यूएशन जो इसका 140 टाइम का है, वो बहुत छोटा लगेगा। अभी वैल्यूएशन महँगा है। तो मेन ट्रिगर का वेट करना चाहिए। इस अ, ट्रिगर जब तक नहीं रहेगा फंडामेंटल रिज़ल्ट की तरफ से, तब तक मुश्किल है। इसका चार्ट क्या कह रहा है वो भी देख ही लेते हैं। इन्फ्लुएंस हुँ, इसका चार्ट तो कह रहा है कि भाई चलते जाओ, क्यों चलते जाओ मुझे नहीं पता। इसमें चार्ट यही कह रहा है कि अभी कंसोलिडेशन चल रहा है एंड 6400 जो कि अभी भी आपका 50 डीए में है, वो ऊपर निकल भी जाएगा तो भी आज के डेटा के हिसाब से 6400 इज़ अ गुड गुड डिसाइसिव लेवल मुझे लगता है। जी। कंसोलिडेशन में है, डायरेक्शन अभी बहुत क्लियर नहीं है मुझे। लेकिन 6400 बहुत की रहेगा, उसके नीचे इसका करेक्शन ज़्यादा होगा, अदरवाइज़ मोमेंटम, स्ट्रेंथ सब कुछ ठीक-ठाक। जी। लेकिन पिछली 7 तिमाहियों से ये लगभग 600, सवा 600, साढ़े 600 रेंज के अंदर ये इसकी टोटल सेल्स जा रही है। अटका हुआ है मामला टॉप लाइन में, उसके बाद भी ये शेयर इतना भाग रहा है। क्या देख रहा है बाज़ार? इसके लिए कोई रिपोर्ट्स वगैरह देखना पड़ेगा राजीव जी, कि आने वाला अगर पोटेंशियल ईपीएस वगैरह होगा अच्छा खासा, जो हर साल में 50% का ग्रोथ दे दे, तब तो बात बन सकती है। अदरवाइज़ ये वैल्यूएशन अभी तो मार्केट में हवा मतलब है, ये कोई कौन भी सा वैल्यूएशन। पोटेंशियल है जो 7 तिमाहियों से, मतलब पौने 2 साल से, जो आपकी टॉप लाइन को बढ़ा नहीं पा रहा है, लेकिन आप उम्मीद में बैठे हैं कि इसका ईपीएस 50% बढ़ने लग जाएगा। सर 5.1 करोड़ जॉब क्रिएट होने वाले हैं, नौकरी डॉट कॉम वाले हैं, तो कैंडिडेट सोर्सिंग करेंगे ना। ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ, लेकिन इस पे वैसा और कोई रीज़न नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ ख़ास रीज़न है, प्राइस बढ़ चुका है, बट सेफ नहीं है, जब तक नंबर्स नहीं आए सेफ नहीं है। कानू देसाई जी का सवाल है राणा शुगर के बारे में, और इनको जानकारी चाहिए। इनके पास 1010 शेयर हैं, 26.65 का भाव है। अभी ये पूछ रहे हैं कि भाई घाटे में निकल लें या फिर अभी रुकें, इंतज़ार करें? पता नहीं, शुगर में तो मेरा कोई व्यू रहता नहीं है और इसका ऐसा ही दिख रहा है कि
एक टाइम के लिए तो पॉज़िटिव हो रहा है। पॉज़िटिव कब तक हो रहा है? जब तक ₹23.75 या अगर इसको कितना भी नीचे लेके जाऊँ तो ₹23.50 2350 के नीचे जब तक क्लोज़ नहीं होता है, ये जो मोमेंटम बना है, बना रहेगा और इसी रेंज में घूमता रहेगा। कौन से रेंज में? नीचे में ₹24 और ऊपर में ₹28 यही रेंज का लगता है। जी। क्या कोई ऐसी उम्मीद दिखती है कि वापस जो पहले टॉप दिखे थे, उन सब की तरफ कहीं वापस जाने की ये शुरुआत करेगा, या फिर जो एक रेंज बना हुआ है 27 साढ़े 27 और नीचे जो आप 19-20 कह रहे हैं, तो अटका मतलब ऐसे ही कुछ और समय गुजारेगा, कुछ तिमाहियाँ और, या फिर उम्मीद करें ऊपर जाने की वापस? देखिए प्रॉफ़िट उतना खराब भी नहीं है। सेल्स तो नेगेटिव जा रहा है अभी तक। मतलब 1 क्वार्टर से नहीं मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया क्वार्टर का, सेल्स नेगेटिव ही जा रहा है। प्रॉफ़िट मिल जा रहा है किसी भी तरह से, मार्जिन भी मिल जा रहा है इनको किसी भी तरह से। तो ऑपरेशनल लेवल पे इश्यू नहीं है, बॉटम लाइन लेवल पे इश्यू नहीं है। मतलब ये है कि प्राइस स्टॉक प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है। स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये जो सेल्स का नेगेटिव ग्रोथ चल रहा है, वो पॉज़िटिव होना चाहिए। तो अभी करंट जो इसकी रीडिंग रहेगी फ़ाइनेंशियल को देख के कि डाउनसाइड ज़्यादा भले ही ना हो, लेकिन अपसाइड भी अभी नहीं दिखेगी अनलेस रिज़ल्ट में कुछ चमत्कार हो जाए। बाकी टेक्निकल बाउंस में क्या दिख रहा है उतना तो वो समझ में आता है। अक्षय जी का सवाल है कि ज्वेलर्स जो चार्ज करते हैं, मेकिंग चार्ज लेते हैं अपने ग्राहकों से, वो जो भी कीमत होती है, जो भी गहना बेच रहे होते हैं, उसको कितनी कीमत है उसका एक परसेंटेज लेते हैं आमतौर पे। तो अगर सोने का भाव सस्ता हो रहा है, तो उसके चलते ज़ाहिर-सी बात है ज्वेलरी का भाव भी सस्ता हो जाएगा, तो मेकिंग चार्जेज़ भी कम हो जाएँगे। तो इसका असर आप कैसे देखते हैं ज्वेलरी स्टॉक्स पे? राजू जी वैसे मैंने किसी भी ज्वेलर को अपने पार्ट पे नुकसान या प्रॉफ़िटेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए तो आज तक नहीं देखा है। मुझे लगता है कि मेकिंग चार्जेज़ में परसेंटेज ही बढ़ जाएगा हो सकता है। अब आपका जो सवाल है ना अक्षय कि ज्वेलरी स्टॉक्स का तो कल मैं सुन रहा था देखिए ये मेरा ज्वेलरी बुलियन मेरा डायरेक्ट सेगमेंट नहीं है लेकिन लोगों से समझ के मैं अपनी मॉडल लॉजिक लगाता हूँ। तो ये चीज़ है कि देखिए अब जो 6% की ड्यूटी हो जाएगी, तो 6% की ड्यूटी में आपको सोना, प्लैटिनम, सिल्वर कुछ भी है, आपको स्मगल करके लाने का कोई इंसेंटिव्स नहीं रहेगा। क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर उसको सीधे चैनल से भी लेके आप मान लीजिए कि 6% ड्यूटी बचाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता से लेके आए। ऐसा तो नहीं है कि बिना खर्चे का कोई भी स्मगलिंग करता होगा। मैं तो जानता नहीं लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप कोई भी काम करेंगे तो 2, 4, 5% तो आपको खर्चा वैसे भी करना पड़ेगा। अब 4% का खर्चा करके स्मगलिंग करेंगे, उसके कारण 6% का खर्चा करके एकदम सीधा प्योर लीगल रूट से लेके आइए। तो मुझे लगता है कि ये अ, हर तरह से ज्वेलरी स्टॉक्स या ज्वेलरी कंपनीज़ के लिए ये एक अच्छी बात है कि एक सबसे पहले अच्छा काम होगा। सीधे रास्ते से काम होगा। दूसरी चीज़ प्राइसेज़ सस्ती हो जाएँगी। प्राइसेज़ सस्ती हो जाएँगी, तो आपका ज्वेलरी सही में सस्ता हो जाएगा, लेकिन उनके बिज़नेस का क्या है, जैसा मैं उनको सुन रहा था कि उनके एक्सपोर्ट में भी बेनिफिट मिलेगा बिकॉज़ फिर आपके प्राइसेज़ कॉम्पिटिटिव हो जाएँगे ना। आपका प्रोडक्ट कुछ तो सस्ता हो जाएगा। तो प्राइस कॉम्पिटिटिव होने के कारण उनका एक्सपोर्ट बिज़नेस भी थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, तो डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो नेट-नेट माना तो यही जा रहा है कि ज्वेलरी कंपनीज़ के लिए एक अच्छा सिचुएशन है। एक तो बिज़नेस सिंपल हो जाएगा, सही रास्ते से बिज़नेस होगा और दूसरा कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, तो उसके कारण से आपका सेल्स इम्प्रूव हो सकता है। जी। अच्छा, यहाँ पे साथ में एक और भी एस्पेक्ट है जीएसटी का, जो ये बता रहे हैं कि जीएसटी में भी कुछ असर हो रहा है। तो अगर जीएसटी के अंदर इनको लाया जा रहा है, लाया गया है, तो उसका क्या असर देख रहे हैं आप? ये चीज़ कल तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिली रही क्योंकि जो बुलियन जो भी एसोसिएशन वाले हैं, उनको जो मैं सुन रहा था,
तो कल तक, आज मैंने नहीं सुना है, लेकिन कल तक वो भी यही कह रहे थे कि उनकी जो डिमांड थी वो लेके यही थी कि ड्यूटी को कम किया जाए। लेकिन उनको भी इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि क्या जीएसटी नेट में आएगा, तो अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटी कम करके उस पे जीएसटी फिर लगा देंगे और फिर दोनों तरफ से कॉस्ट वही बन जाएगा, तो खाया-पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा थोड़ा बाहर आना वैसा वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो अभी इस चीज़ की क्लैरिटी कल तक मुझे नहीं मिली है। अगर आज तक कुछ हुआ है, तो फिर मुझे ये पढ़ना पड़ेगा और उनसे सुनना पड़ेगा क्या बोलते हैं। जी। या फिर ये एक तरह का मतलब रेवेन्यू न्यूट्रल टाइप का है जिसमें आप जीएसटी के अंदर लाना चाहते थे और उसके चलते एक्स्ट्रा बर्डन नहीं हो जाए इसके लिए आपने एक तरफ से कम कर दिया कि चलो वहाँ कम कर रहे हैं फिर इधर जीएसटी के अंदर आ रहा है तो कुल मिलाकर के किसी को तकलीफ नहीं होगी। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है, फिर भी गोल्ड आने लगेगा सीधे रास्ते से ही, बिकॉज़ अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दिया तो वहाँ पे आपको टेढ़े रास्ते से लाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ नेट-नेट खर्चा आपका वही पड़ेगा। तो पहला बिज़नेस आपका वाइड तरीके से ज़्यादा अच्छे से होगा। अब रही बात कि उस पे जीएसटी अगर लगा दिया गया तो वो नेट-नेट आपका कॉस्ट में आ जाएगा। तो मतलब बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जो पहले थी वही रह जाएगी। सिर्फ़ यही था कि बिज़नेस आपका सिम्प्लीफाई हो जाएगा। फिर आपके पास कोई इंसेंटिव्स नहीं रहेगा बिज़नेस को चोरी-छुपे लाने का। जी। अच्छा अब एक सवाल है और उसमें आपको कुछ आंसू भी दिख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, इनका यूज़र नेम कुछ अनअवेलेबल है। 3200 पे ये लेकर के बैठे हुए हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या करें, रखे रहें या बेच लें? इस शेयर ने इनके आँसू निकाल रखे हैं अभी। अभी क्या बताएँ सर? ये ठीक-ठाक ही है अभी तक, तो रिज़ल्ट आ गया क्या अदानी का? हुँ, महँगा तो ख़ैर अभी भी है और रिज़ल्ट आया मात्र नहीं है, तो इसमें मात्र 97 प्राइस अर्निंग मल्टीपल तो है, इसे आप महँगा क्यों कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सुपर महँगा बोलना चाहिए। देखिए, अभी भी सेल्स ग्रोथ फ्लैटिश है, तो कहाँ इनका सेल्स ग्रोथ होता था 80, 100, 200 टाइम्स का और अभी सेल्स ग्रोथ फ्लैटिश या नेगेटिव है। प्रॉफ़िट भी कम ही चल रहा है, आधा-आधा होता जा रहा है। तो इस पे वैल्यूएशन सपोर्ट तो नहीं है, एकदम नहीं है तो नहीं है। तो उसमें क्या बात करेंगे फिर आप पे किसी भी तरह से वैल्यूएशन का सपोर्ट नहीं है। अब लेकिन ऐसा स्टॉक है कि फ्रेंजी में इन सब स्टॉक को कुछ बोलना मुश्किल काम है भाई, कहीं भी किधर भी जा सकते हैं, मुझे छोड़ के। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो लो बना था ना, इलेक्शन डे का, देखिए अब मुझे बजट निकल गया तो अब सीधा इलेक्शन डे ही याद आता है, अब मैं गलत नहीं बोलता हूँ। तो 2730 जो इलेक्शन डे वाला लो है, वही इसके लिए एक सबसे अच्छा मार्कर बच गया है। वो है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये लग रहा है कि थोड़ा मीडियम टर्म कंसोलिडेशन में ही जाएगा, ऐसा देख के तो लग रहा है। और सपोर्ट वही है 2730 के आसपास। जी, तो 27-30 के आसपास जो अगर हम देखें तो ये 4 जून का जो बॉटम है, बिल्कुल ठीक-ठीक कहें तो 27-34 का है। थोड़ा-सा उसे राउंड ऑफ कर लीजिए 27-30 के आसपास का, तो ये हमारे पास एक रेफ़रेंस पॉइंट है कि जब तक इसके ऊपर है, तब तक बहुत कोई बुरा तो नहीं होगा। लेकिन अच्छा होने के लिए सबसे पहली ज़रूरी शर्त क्या है? और दूसरा ये कि इसमें मतलब जो इनका सवाल है कि रुके रहें या भई कहीं और बेहतर मौके देखें? उनका अपना फैसला राजीव जी, क्योंकि फिर से मुझे ये ऑडिट रिव्यू में रिमाइंड कर दिया गया है कि मुझे किसी को भी इम्पैक्ट नहीं करना है डिसीजन मेकिंग को। तो इससे पहले कि कहीं लाल निशान डाल के दे दें लोग, मैं चुपचाप ही रहना चाहूँगा, एक गाइडेंस दे दी है उसके हिसाब से डिसीजन लें। जी, ओके। और अब इन्फोसिस के बारे में सवाल है। इन्फोसिस में क्या करें, ये जानना है मनीष जिवनानी जी को। तो अ, ज़्यादा डिटेल इन्होंने बताया नहीं है। तो एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन कि भई या एक जेनेरिक सवाल कि भई इस समय इन्फोसिस की दशा-दिशा क्या लग रही है? रिज़ल्ट के बाद मतलब एक मार्केट का रिएक्शन हमारे सामने ठीक-ठाक आ चुका है, एक बड़ा इवेंट भी निकल चुका है। यहाँ से आगे क्या दिख रहा है? ये ऑल टाइम हाई जो है ना, उसके आसपास तो थियोरेटिकली आ जाएगा, बिकॉज़ इतना इसके पास इंसेंटिव्स है। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि क्या बुयंसी है फर्दर या नहीं है।
तो मुझे लगता है 1900-2000 वाले रेंज में तो एक बारी पहुँचेगा और फिर वहाँ से कंसोलिडेट ही करेगा, बिकॉज़ ये स्ट्रक्चर थोड़ा-सा कंसोलिडेशन का होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा राजीव जी, ये सब कुछ बहुत बड़े मूवमेंट की निशानी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हो सकता है कि यहाँ से क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर ऐसे स्ट्रगल करता रहे और कुछ अलग क्लैरिटी आए या फिर वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ेशन हो, तो फिर इसमें अलग चाल बने। फिलहाल तो यही लग रहा है कि इसका ये जो ब्रेकआउट है ऑल टाइम हाई रीटेस्ट करने के लिए इनफ है और फिर उसके बाद इवैल्यूएट किया जाएगा और अभी के हिसाब से ये भी लग रहा है कि सपोर्ट जो प्लेस्ड है वो क्लोज़र टू 1700 है। तो 1700 के ऊपर ये बाय एट डिप्स का कैंडिडेट बनता है, देख के तो यही कह सकते हैं। जी, 1700 के आसपास सपोर्ट बनता है, लेकिन इसके अंदर जो ये बहुत बड़ी वाली कटोरी बन रही है, वो कटोरी बनाने में ये 2.5 साल का समय खर्च कर चुका है। 2.5 साल के बड़े कंसोलिडेशन के बाद अगर ये उसके भी आगे निकलता है तो उसके लिए ट्रिगर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो ट्रिगर कैसा होगा जो इसको आगे यहाँ से किसी बड़े मतलब जिसका आप इशारा कर रहे हैं कि भाई इस तरह के स्ट्रक्चर जब भी बनते हैं तो वो कोई आगे बहुत बड़ी चाल देते हैं। तो जब इस तरह के स्ट्रक्चर से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? ये ऐसा कंसोलिडेशन है ना कि 2.5 साल नहीं, ये 4 साल तक का इन सब इस तरह का कंसोलिडेशन चलता है, डिपेंडिंग अपॉन नहीं, क्या अब आप डरा वैल्यूएशन रहे हैं कि साल निकले, 1.5 साल और इसी चक्करगिन्नी में घूमता रहेगा क्या? घूम सकता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, वही मैं लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिसीज़न इम्पैक्ट नहीं कर रहा, लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि देखिए, क्या है कि अ, अभी चूँकि नैस्डैक से हम फ़ॉलो अप लेते हैं, तो उसके फ़ॉलो अप में हम बढ़ तो रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे पास हमारे मार्केट में हमारे आईटी इंडिसेस को बढ़ने का कोई रीज़न था ही नहीं। उसके अगेंस्ट हम बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वैल्यूएशन तकलीफ़ देता है। तो अगर एक बारी हाई वैल्यू पे चीज़ आ गई ना, तो वो आने वाले समय में बहुत अंडर परफ़ॉर्म करता है। आप कोटक बैंक को ही उठा के देख लीजिए ना, वही सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल हमको मिल जाएगा। एशियन पेंट को उठा के देख लीजिए। इसलिए ये कंसोलिडेशन अगर वैल्यूएशन ठीक रहता, फिर तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि 4 साल का भी हो सकता है। जो मल्टीपल्स हैं, ये मल्टीपल्स पे कंसोलिडेशन चल सकता है, तो क्या चलेगा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा इन्फोसिस ने अभी रिज़ल्ट दिया, जो गाइडेंस बढ़ा रहे हैं, अब अगर ऐसा गाइडेंस बढ़ाएँगे, तो फिर ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर ऊपर चलेंगे और वैसे भी लार्ज कैप ही ज़्यादा सेफ़ हैं आईटी में, सेलेक्ट लार्ज कैप ही ज़्यादा सेफ़ हैं आईटी में। तो ऐसा नहीं है, ब्रेकआउट हो सकता है। तो अभी जैसा रिज़ल्ट आया, वैसा रिज़ल्ट अगर लाना शुरू कर दे हर क्वार्टर में, तो क्यों नहीं? है पूरा का पूरा रिकवरी हो जाएगा यहाँ से। जी। लेकिन वो बात रह गई कि भई अगर ब्रेकआउट होता है मतलब जिसमें आप ऑल टाइम हाई के ऊपर के लेवल्स देखेंगे, मान लीजिए 2000 के ऊपर निकलता है तो 2000 के ऊपर क्या? नहीं, मेरा मेरा जो मेथड है ना राजीव जी, इस स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट इज़ नॉट द राइट वे टू ट्रेड और खरीदने के लिए। ये क्लीन ब्रेकआउट वाला नहीं है, ये ब्रेकआउट करके थ्रोबैक वाली चीज़ होती है। इसलिए आपको इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर को पॉजिटिव लेके जाना पड़ेगा और अपने लोअर लेवल्स को डिफाइन कर देना पड़ेगा कि इसके नीचे मैं बाहर और बने रहना चाहिए। अब वो 6 महीना बने रहना है कि 2 साल, भगवान जाने। लेकिन इसमें ब्रेकआउट ट्रेड आपका सक्सेस रेट मेरे हिसाब से 30% भी नहीं होगा, अगर ब्रेकआउट ट्रेड करने जाएँगे तो। हाँ, 30% नहीं होगा, मैं पोज़िशनल के हिसाब से कह रहा हूँ। अब हो सकता है कोई 1-2 दिन का ब्रेकआउट ट्रेड करके तो तुरंत ट्रेड करके निकल आए, भाई मेरा 100% सक्सेस रेट है, वो अलग बात है, वहाँ पे मैं झगड़ा करने नहीं जाऊँगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर में ये गैप है, ओके? ये गैप शुरू हुआ है आपका कहाँ से? ये गैप शुरू हुआ है 1765 से। जब तक ये गैप फ़िल नहीं हो जाता है, तब तक आप इसको ब्रेकआउट केस मान के चलिए और जो भी हाई मिलता है उसको दोनों हाथों से स्वागत कीजिए। 1765 के नीचे ये करेक्शन कंसोलिडेशन में जाएगा। हो सकता है 1700 पे ही रुक जाए, हो सकता है उसके नीचे भी जाए। लेकिन थियोरेटिकली इन सब स्ट्रक्चर्स में होता ये है कि एक नीचे का सपोर्ट ले लीजिए और ऊपर के लेवल का इंतज़ार कीजिए। 1700 आज के हिसाब से तो बनता है। जी। चलिए तो इन्फोसिस में क्या करें? तो इसके लिए हर तरह की सिचुएशन जो बन सकती है उसको आपके सामने रखा गया, उसके हिसाब से करना क्या है
वो अंततः खुद आपको अपने स्तर पर तय करना है। और जब भी आप ऐसा कोई निर्णय लें तो उसमें इस बातचीत को एक इनपुट की तरह से देखें और उस इनपुट के आगे अपना रिसर्च करें, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई-लिखाई करें और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। ये आपके लिए निर्णय लेने का बढ़िया तरीका होगा, अच्छा तरीका होगा। ज़रूरी लगे तो उसमें आपको एक प्रोफ़ेशनल एडवाइस अपने स्तर पे लेनी चाहिए। जो आप किसी निवेश सलाहकार के पास जाएँ, खुद उनके साथ बैठें, उनसे समझें, उसके आधार पे आप काम करें। अब दीपक यादव जी का सवाल है कि म्यूचुअल फंड में निवेश सही रह सकता है या ईटीएफ में? तो अब ये ऐसी ही बात हो गई कि आपको भारत अच्छा लगता है या भारत के अंदर दिल्ली अच्छी लगती है? तो क्योंकि ईटीएफ कोई अलग चीज़ नहीं है, वो भी म्यूचुअल फंड का ही एक प्रोडक्ट है। लेकिन जो इस बात को ये शायद समझना चाहते होंगे, मुझे लगता है कि आप किसी फंड को चुनें, मतलब मान लीजिए कोई लार्ज कैप फंड है जिसको आप सीधे जा कर के म्यूचुअल फंड कंपनी के पास उनकी साइट पे जाते हैं या किसी एडवाइज़र के पास जाते हैं, किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और ईटीएफ के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ता है और वहाँ पर आप ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे आप उसे खरीदते-बेचते हैं। तो शायद इस रूप में इस अंतर को ये देख रहे हैं, तो अगर उस तरह से देख रहे हैं तो बात ठीक है। तो दोनों में से कौन-सा तरीका ठीक रहता है? आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ऐसा वो भी फंड ही है, म्यूचुअल फंड ही है, जो एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है यानी खरीदा-बेचा जाता है। तो एक्सचेंज के रास्ते से या एडवाइज़र के रास्ते से या डायरेक्ट? देखिए मुझे लग रहा है कि इनके लिए सही कंपैरिज़न इनको करके बताना चाहिए इंडेक्स फंड या इंडेक्स ईटीएफ या सेक्टर फंड या सेक्टर ईटीएफ। देखिए फ़र्क क्या होता है? अगर इंडेक्स फंड है, ओके, ये म्यूचुअल फंड है, तो उसमें जब आप रिडेम्पशन करते हैं ना, तो एक ढाई बजे के पहले रिडीम कर लिया, तो उस दिन का क्लोजिंग नैव मिल जाएगा, ढाई बजे ही होता है शायद। उसके बाद रिडीम किया, तो फिर आपको नेक्स्ट डे का जो क्लोजिंग नैव होता है, उसके बेसिस पे आपका वैल्यूएशन मिलता है, आपको रिटर्न कैलकुलेट होता है। ईटीएफ में आपको फ़ायदा ये है कि आप जब चाहें एक्सचेंज पे जाएँ, खरीदें और वहीं पे बेच दें। आपको अगर सुबह 11 बजे मन करता है कि नहीं होल्ड करें और 11 बज के 2 मिनट पे आपका हृदय परिवर्तन हो गया कि मैं बेचना चाहूँगा, जाइए ईटीएफ बेच दीजिए। तो आपका एंट्री एग्ज़िट आप इमीडिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम जी। दूसरी है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है ईटीएफ में हमारे यहाँ कि उसमें लिक्विडिटी का इश्यू है। तो आप बेचने भी जाएँगे ना तो आपको थोड़ा इम्पैक्ट कॉस्ट आ सकता है। इसलिए रिलेटिव एडवांटेज रिटेल इन्वेस्टर को मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड में एक रिलेटिव एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। वो हो सकता है, लेकिन हाँ, मनचाहा प्राइस नहीं मिल सकता है। उसमें आपको क्लोजिंग नैव पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो फिलहाल अब आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पे समेटने का समय हो चला है, तो आज की इस चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद और सोमेश आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने इतने धैर्य के साथ सारे सवालों के जवाब दिए और एक अ अनुरोध सभी दर्शकों से भी भई आप हमारे चैनल को देखते हैं यूट्यूब पे तो आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करके रखें या किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं तो फिर उस प्लेटफ़ॉर्म पर जो भी हमारे आपके जुड़े रहने का तरीका है, उस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें। सोमेश आपकी तरफ से डिस्क्लेमर डिस्क्लोज़र अंत में? जी, अगेन ये रेगुलेटरी डिस्क्लेमर कम डिस्क्लोज़र है। मैं और मेरे क्लाइंट्स इन्वेस्टेड हैं इस मार्केट में। तो स्टॉक्स जो हम आपको समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक लेकिन ये कभी भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपकी थोड़ी सहायता करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। आप जो भी कीजिएगा एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के सहयोग से ही काम कीजिएगा। अपनी सोच-समझ हमेशा लगाइएगा। रिस्क हमेशा कंट्रोल में रखिए। अच्छे हाई क्वालिटी शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और फ्री टिप्स से ज़रूर बचिए। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सोमेश। तो अभी इतना ही, नमस्कार।